Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Voice clear, everything? Yes, sir. एक Yes, sir. तो तीसरा लेक्चर है आज हमारा। पहले दो लेक्चर में हमने सबसे पहले लेक्चर में सेट्स को अच्छे से देखा, फिर रिलेशंस को देखा। दोनों में से एक ही क्वेश्चन तो आना ही है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज फंक्शन। अब फंक्शन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन तो आपको एक जनरली पूछ ही रहे, या तो एक डोमेन रेंज से क्वेश्चन आएगा। इसी साल का अगर आप पैटर्न देखोगे तो एक या तो एक किसी पेपर में डोमेन से पूछा था क्वेश्चन, किसी ने रेंज से पूछा था, किसी ने टाइप्स ऑफ फंक्शन से। ठीक है, यहां से इसके क्वेश्चन आ ही रहे, मतलब एक क्वेश्चन तो फिक्स है ही। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो चैप्टर है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बाकी दूसरे चैप्टर्स में काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, फिर चाहे आप कैलकुलस ले लो या फिर आगे आने वाले चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कोई भी टॉपिक लो, फंक्शन एक ऐसा बेसिक टॉपिक है जिसका यूज दूसरे चैप्टर्स में ज्यादा होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन दूसरे चैप्टर में मिक्स होके आ जाता है। तो हमको बेसिक ऑफ द फंक्शन पता होना जो बहुत जरूरी, मतलब ये ऐसा चैप्टर है जो उसको छोड़ा नहीं जा सकता। इसके बेसिक अगर क्लियर होंगे तो आपको बाकी चैप्टर्स में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए इस फंक्शन को बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, आज इसका पहला लेक्चर है तो एक एक करके बेसिक्स हम जाएंगे, सारी बेसिक वेराइटीज में कवर करेंगे और फिर एंड में देखेंगे कि जेई ने किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और हमसे वो बन पा रहे कि नहीं बन पा रहे। ठीक है, आई होप आपने सेट्स और रिलेशन के पीवाईक्यू अब तक कर लिए होंगे। ठीक है, इन दोनों के पीवाईक्यू Yes. अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, शॉर्ट नोट वगैरह जो भी बनाना हो बना लेना, क्योंकि ये आपके 8 मार्क्स तो कवर कर ही रहे। ठीक है, एंड अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फंक्शन। इसका एक क्वेश्चन तो फिक्स है ही, सिर्फ बाकी इसका कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर में काफी यूज होगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। कहीं पे भी डाउट आए अनम्यूट करके पूछ लेना। ठीक है, और थोड़ा सा आज फास्ट चलेंगे क्योंकि इसमें आज बेसिक क्वेश्चन बहुत मैंने लिए हैं, तो आप अभी नोट्स वगैरह मत बनाना। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए बस उसको रफली अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, हम हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन कवर करेंगे, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक। तो इसलिए जब बेसिक क्वेश्चन आए, मीडियम लेवल का क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, आपको उसको ढंग से अटेम्प्ट करना है, फिर हम उसका डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट यही है कि आपका अप्रोच क्या है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, वो आपको सीखना है। इसलिए थोड़ा सा अटेंटिव रह के एक एक बात को ध्यान से सुनना और थोड़ा पेन फास्ट चलाना। ठीक है, करें स्टार्ट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो सेट्स के बारे में पढ़ा था, रिलेशन के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने सेट्स के बारे में देखा, सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट्स को मिक्स कर देंगे तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट जो होता है वो एक तरह का क्या होता था, रिलेशन होता था। हाँ, है ना? ठीक है, और रिलेशन के हमने 3 टाइप देख लिए थे कि इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, वगैरह वगैरह, तीनों टाइप्स हमने देख लिए थे और कौन कौन क्या होता है। अब इसी रिलेशन का एक सब पार्ट होता है या फिर सबसेट बोल जो कुछ स्पेशल रूल को अगर फॉलो करे तो वो होता है मेरा फंक्शन, उसको हम बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, एक ऐसा रिलेशन, सबसेट नहीं बोलूंगा मैं, सबसेट गलत हो जाएगा, एक ऐसा रिलेशन जो किसी पर्टिकुलर डेफिनेट कुछ दो रूल्स को अगर फॉलो करता है, अगर वो दो कंडीशन उसमें अप्लाई हो जा रही है तो उस रिलेशन को मैं फंक्शन बोलूंगा। अब वो दो रूल क्या होते हैं उसको समझते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक रिलेशन में कंसिडर कर रहा हूं, अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। बहुत तरह के रिलेशन हमने देखे थे कल। ठीक है, ए से भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत सारे बन सकते हैं, रिलेशन उसी का कोई ना कोई एक सबसेट होता है। तो मान लो एक आधा रिलेशन कोई मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पे। अब उस रिलेशन में अगर दो स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई हो जाए, क्या स्पेसिफिक कंडीशन है कि अगर हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ, ये बस ये लाइन अगर याद रहेगी तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए should have only one image in set B। इसका मतलब अब यहाँ पे हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैंने वर्ड यूज किया एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब जो इनपुट सेट है आपका, जो इनपुट सेट है ए, उसका हर एलिमेंट, उसका मतलब हर एलिमेंट मतलब कोई भी एलिमेंट आपको छोड़ना नहीं है, उसके हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज हो। सिर्फ कितनी इमेज हो? एक ही इमेज हो। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो वो ऐसा रिलेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। ऐसा रिलेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन। जैसे मान लो इसकी मैं जो इमेज बनाई तो मैंने इसकी ये इमेज बना दी। अब इसकी कोई और इमेज नहीं बन सकती है, एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बनेगी। फिर मान लो इसकी इमेज बनानी तो मैंने यहाँ पे कहीं बना दी, और मान लो इसकी इमेज बनानी तो कहीं पे भी बना सकते हो, चाहो तो इसी को वापस रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हर एलिमेंट की एक एक इमेज बन गई है, मतलब ये फंक्शन मेरा हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। Yes, sir.
ठीक है, तो यहाँ पे ये बस यही बोला गया कि रिलेशन इज अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही तो फंक्शन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली, अब यहाँ पे अगर आप बोलोगे डोमेन, तो डोमेन की अगर मैं बात करूंगा तो जो कंप्लीट सेट ए होगा, डोमेन मतलब y इक्वल टू fx अगर मैं बात करता हूँ, तो डोमेन मतलब मेरा इनपुट, डोमेन मतलब मेरा इनपुट। तो जो भी x की वैल्यू अलाउड है, बेसिकली यहाँ पे फंक्शन के केस में क्या होगा, कंप्लीट सेट ए आया ना, सेट ए मेरा पूरा डोमेन हो जाएगा, बोलो। यस सर। ठीक है, और रेंज और कोडोमेन तो वही रहेगी जैसे हमने पहले देखा था। तो डोमेन यहाँ पे मेरा इस बार कंप्लीट सेट ए हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस केस में, फंक्शन के केस में। ठीक है, तो डोमेन का मतलब क्या हो जाएगा, इनपुट, मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या अलाउड है किसी भी फंक्शन का, वो आपका डोमेन होता है, ये आपको पता ही है। और रेंज मतलब वाई की वैल्यू क्या क्या आ रही है वो आपकी रेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं वाई इक्वल टू साइन एक्स, अब y इक्वल टू साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या बोल रहा हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आप बोलोगे भी नाम से भी अपन क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन मतलब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू ऑल रियल नंबर। आप x को कुछ भी रख सकते हो, एंगल तो कुछ भी रख सकते हैं अपन, आया ना, कोई भी एंगल रख सकते हैं, Yes, sir. 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1000 डिग्री, नेगेटिव पॉजिटिव, कोई भी एंगल, रैशनल इरेशनल, किसी भी तरह का एंगल हम रख सकते हैं। लेकिन रेंज जो होगी y की वैल्यू वो हमेशा -1 से 1। वेरी गुड, -1 से 1 के बीच में रही करेगी। तो एक बेसिक हो गया, ये इसकी होगी डोमेन, होगी इसकी रेंज। तो ये फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन थी। कोई भी रिलेशन फंक्शन तब कहलाएगा जब ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन दे दी है। यहाँ पे मैंने 3 डायग्राम दिए हैं, आप इन तीनों फिगर को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कौन कौन सा फिगर फंक्शन होगा या नहीं होगा। फर्स्ट वाला क्या है, फंक्शन है, मैपिंग से देख के बताओ। यस सर। यस सर। सेकेंड वाला, यस सर। नो सर। सेकेंड वाला नहीं होगा क्योंकि No, एक sir. एलिमेंट की 2 इमेज बन रही इसलिए फंक्शन नहीं होगा। थर्ड वाला होगा। यस सर। होगा, Yes, हर sir. एलिमेंट की एक इमेज बन रही तो ये फंक्शन होगा। वेरी गुड। अच्छा, मान लो इधर एलिमेंट मैंने यहाँ पे खाली रह जाएंगे, ये चलेंगे, इधर खाली रह जाता है तो यस सर चलेगा। हाँ, इधर सेकंड सेट में अगर कोई एलिमेंट खाली रहे तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा फर्स्ट सेट में कोई खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई भी खाली रह रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। तो ये आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अब देखो इसी को अगर मुझे और समझना हो, ग्राफिकली अगर मुझे देखना हो, क्या अगर मेरे पास मान लो 2 तरह के ग्राफ दे दिए गए हैं और ग्राफिकली मुझे बोला है कि देख के क्या हम बता सकते हैं ये फंक्शन है या नहीं, या मुझे पूछा। जैसे मान लो कोई भी कंसीडर करते हैं, एक पैराबोला कंसीडर कर लिया, यहाँ पे मैंने x इक्वल टू वाई स्क्वायर, और दूसरा मान लो मैंने कोई ये इस तरह का ग्राफ कंसीडर कर लिया। अब ये मान लो ग्राफ 1 है, ये ग्राफ 2 है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या फर्स्ट वाला जो ग्राफ है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। नो सर। कैसे पता करें? सर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। हाँ, वो वर्टिकल, लेकिन उसमें लॉजिक क्या होता है, वर्टिकल लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं? सर सेम एक्स पे 2 वाई। हाँ, वेरी गुड। अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं फॉर एग्जांपल, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पे अगर ग्राफ को 2 जगह कट कर जा रही है, इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका सेंस क्या है कि एक सिंगल, मान लो ये वैल्यू कोई x0 है, इस x0 की वैल्यू, मान लो ये फंक्शन है y इक्वल टू fx, तो अगर x की जगह x0 रख रहा हूं तो y की मेरे पास 2 वैल्यू आ रही है, एक y1 भी आ रहा है और यहाँ पे सपोज एक वैल्यू y2 भी आ रही है। इसका मतलब कि अगर मैं इसकी मैपिंग बनाऊंगा तो यहाँ पे x की बहुत सारी वैल्यू होगी, x1 x2 x3, मान लो एक x0 है और यहाँ पे वैल्यू होगी y1 y2 y3 y4 एंड सो ऑन। तो x0 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास 2 वैल्यू आ रही है, मतलब एक एलिमेंट की 2 इमेज बन रही, तो क्या है, फंक्शन होगा? नो सर। नॉट अ फंक्शन। वेरी गुड। तो ये इसके पीछे का लॉजिक ही हमको ध्यान रखना है। तो अगर मेरे पास ग्राफ मिल गया तो ग्राफिकली अगर मुझे चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा। अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो फंक्शन नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब सेकेंड वाला बताओ फंक्शन है कि नहीं है? ये वाला सेकेंड वाला क्या है, फंक्शन है? यस सर। हाँ है। यहाँ पे तो आप कहाँ पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, किधर भी ड्रॉ करो, वो ग्राफ को हर जगह सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी, हाँ है ना, सिंगल पॉइंट पे कट करेगी। देखो, यस सर। ठीक है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा या फिर ऐसा कोई भी जहाँ पे जगह नहीं जहाँ पे अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पे 2 जगह कट करे तो ये फंक्शन मेरा हो जाएगा, इट इज अ फंक्शन। ठीक है, तो ये ग्राफिकल टेस्ट हो गया फंक्शन को चेक करने का। किसको चेक करने का? फंक्शन को, कि अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो फंक्शन नहीं होगा, और एक ही जगह कट कर रही तो फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। कहीं पे भी डाउट आए अनम्यूट करके पूछ लेना या हैंड रेस कर लेना। ठीक है, चलो यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल मैंने आपके लिए डाल रखा है, आप घर पे जाके एक बार इसको ट्राई कर लेना, नीचे सॉल्यूशन भी है। यहाँ पे आपको 4 फंक्शन दिए, बोला कि किसमें से कोई फंक्शन होगा नहीं होगा, बहुत बेसिक है, खुद से ट्राई करना है वाला। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया, मान लो x एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है a b c d e। आपको ये बताना है इसमें कि इसमें से कौन सा ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग
यहाँ पे क्या बोला गया है, फंक्शन, इसमें फंक्शन कौन है कि नहीं ये चेक करना है। वाई सेट है पी क्यू आर एस टी, मतलब ये आपका इनपुट सेट है, ये आपका आउटपुट सेट है। तो एक्स से वाई कौन सा फंक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, करो ट्राई। देखो ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए फंक्शन होगा? नो सर। नो No, सर। sir. रीजन? सर दो Sir, इमेज B आ की गई। दो सर बी दो। दो वैल्यू। बी की 2 इमेज बन रही इसलिए फंक्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सर है। ये होगा। नहीं होगा। होगा? नहीं होगा सर। सर नहीं होगा। हाँ सर नहीं ई होगा। नहीं है, ई नहीं है सर। हाँ वेरी गुड, सबकी E एक है। इमेज तो बन रही है लेकिन ई की इमेज नहीं बन पा रही है ना। सब ए बी सी डी की इमेज तो एक ही है लेकिन ई की इमेज नहीं है, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, होगा। हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि हर Yes, एलिमेंट sir. की एक इमेज बन रही है। ऑप्शन नंबर डी, होगा। डी भी है सर। डी भी हो जाएगा। वेरी गुड, तो इसका आंसर आ जाएगा सी एंड डी, क्योंकि आपको क्या देखना है, हर एलिमेंट की। सर? हाँ बोलो बोलो। सर डी क्यों होगा, क्योंकि इमेज तो उसकी आर तो सब में कॉमन है। तो क्या हो गया, इमेज, इमेज तो कुछ भी हो सकती है, आपको सिर्फ 2 चीज याद रखनी। मैंने एक जो सिंगल वो एक लाइन बताई ना वो याद रखना, हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। अब वो इमेज सेम होगा तो भी चलेगा। अब जैसे यहाँ पे पी क्यू आर एस टी और यहाँ पे आपके पास कौन है, ए बी सी डी ई। अब ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है, हर एलिमेंट की सिर्फ इमेज बन रही है, एक ही इमेज बन रही है, और वो कौन सी बन रही है, सेम बन रही है, आर। मतलब बेसिकली इसकी इमेज भी आ रहा है, 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 इसकी इमेज भी आ रहा है। अब ये बाकी खाली रह जाए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बेसिक रूल क्या है, हर एलिमेंट की एक इमेज बननी चाहिए। क्या वो फॉलो हो रहा है? यस सर। हो रहा है, मतलब ये फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके ग्रेट, ठीक है। किसी को भी डाउट आए पूछते रहना। चलो ये बेसिक कुछ क्वेश्चन थे, ये वाला भी आप घर पे ट्राई करना खुद से, अभी नोट्स भेजूंगा तो घर पे ट्राई कर लेना, तो आपको और अच्छा क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, डोमेन ऑफ द फंक्शन। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे एक क्वेश्चन आना ही है, या तो एक क्वेश्चन डोमेन पे आएगा, एक क्वेश्चन रेंज पे आएगा। ठीक है, ज्यादातर चांसेस है कि डोमेन पे क्वेश्चन आए। अब डोमेन एक छोटा टॉपिक नहीं है, डोमेन को निकालने के लिए आपको सारे फंक्शन को बहुत प्रॉपर्ली स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, तो क्योंकि किसी भी 2 तरह के 3 तरह के फंक्शन को मिक्स करके वो डोमेन का क्वेश्चन बना देगा। जैसे मान लो जितने भी स्पेशल टाइप के फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट है, मॉड्यूलस फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, मॉड्यूलस फंक्शन, इन सबको मिक्स करके वो डोमेन का क्वेश्चन बना सकता है। और अभी जनवरी वाला अटेम्प्ट में देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन डोमेन पे आए होंगे, तो इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा ढंग से समझेंगे बेसिक के साथ। तो डोमेन का बेसिक मतलब क्या है, इनपुट, क्या एक्स की वैल्यू जो जो अलाउड है, द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट आर अलाउड। या आपको आइडिया है ना डोमेन के बारे में, बोलो। ठीक है, अब इसका जो बेसिक लॉजिक है सबसे पहले वो समझ। जैसे मान लो जो भी क्वांटिटी रूट के अंदर आ रही है, जैसे मान लो यहाँ पे जो भी क्वांटिटी रूट के अंदर, वो कैसी होनी चाहिए, रूट के अंदर जो भी मैथमेटिक्स में अंदर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, बोलो। और जो भी क्वांटिटी फ्रैक्शन में अगर आती है वो क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0, कुछ भी चलेगा बस 0 नहीं चलेगा। एंड थर्ड, और क्या होता है इसके अलावा इंपॉर्टेंट, एक तो ये मेजर होता है, रूट के अंदर क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, यस। अच्छा एक लॉग का भी देख लो। जैसे मान लो एक सिंपल अगर लॉग की बात करूं, लॉग को मैं डिटेल में आपके समझूंगा। अगर मान लो बेस एक्स है और यहाँ पे वाई है, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो, लॉग के अंदर जो इनपुट है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। वेरी गुड, ग्रेटर देन 0। और ये जो बेस होता है ये कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। नहीं, ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल 1, ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। ये इसको अपन डिटेल में लॉगरिथम आपको जो समझूंगा तब मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। बाकी अभी फिलहाल आप ये दो बेसिक शुरू के 2 को ध्यान रखना कि रूट के अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में जो भी क्वांटिटी आएगी वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। क्या समझ में आ गया? यस बाकी सर। लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको भी हम डिटेल में आगे जाके देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखो मैंने ले लिए, फटाफट एक एक करके डायरेक्टली ओरली बताओ। फर्स्ट वाले में क्या करेंगे, डोमेन निकालना, एक्स की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, तो क्या करूं, बोलो। y इक्वल टू 1/x² - 9, तो यहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे,
x square minus 9 not equals to 0. वेरी गुड, डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। सब लोग बस देखते जाना, बेसिक क्वेश्चन है, फिर आगे डिटेल में आप सॉल्व करना। एक्स स्क्वायर माइनस 9 नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे दो फैक्टर बन जाएंगे, x माइनस 3 x प्लस 3, है ना? Yes, sir. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, Yes, x sir. शुड नॉट बी इक्वल टू 3 एंड माइनस 3। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, डोमेन क्या आएगा बताओ, x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे फाइनल आंसर? X belongs to R minus ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट minus 3 and 3. माइनस 3 एंड 3, कर्ली ब्रैकेट माइनस 3 एंड 3। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। No, sir. नहीं No, है? sir. ठीक है, सेकंड वाला बेसिक क्वेश्चन, रूट के अंदर क्वांटिटी, तो इसमें क्या कंडीशन अप्लाई हो जाएगी? Greater than equals to 0. वेरी गुड, Greater than रूट के अंदर and जो भी equal to क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो जाएगी। अगेन इसके फैक्टर सेम बनेंगे, x माइनस 3 x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या वो दो फैक्टर बन गए, वेवी कर्व मेथड याद है, दोनों को अपन प्लॉट कर देंगे, है ना? एक फैक्टर हो जाएगा -3, दूसरा फैक्टर हो जाएगा 3, मतलब x की वैल्यू क्या क्या रखे ताकि ये पॉजिटिव आए। तो अपन क्या करते थे, प्लस माइनस प्लस, बोलो थोड़ा बहुत ध्यान है। Yes, sir. मुझे क्या चाहिए, Yes, ग्रेटर sir. देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव रीजन, पॉजिटिव रीजन मतलब ये वाला रीजन। तो मेरा फाइनल आंसर बताओ क्या आएगा, x बिलोंग्स टू Minus infinity से -3. -3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से infinity. 3 से इंफिनिटी। वेरी गुड, ठीक है। तो आपको क्या सोचना है कि रूट के अंदर क्वांटिटी उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, फैक्टराइज करना है। अब x की वैल्यू में यहाँ पे क्या रखूं ताकि ये ऑलवेज पॉजिटिव आए। तो वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो दोनों वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो भी ये ब्रैकेट पॉजिटिव आएगा, -3 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो x की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, -इंफिनिटी से -3 तक, यूनियन 3 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। ठीक है, ये आपकी डोमेन होगी। नाउ थर्ड वाला बताओ, थर्ड में क्या कंडीशन अप्लाई होगी? 1/√(x² Not माइनस, equal to 0. Greater हाँ than तो 0. x² माइनस 9 यहाँ पे अप्लाई किया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0, है ना? क्योंकि यहाँ पे Yes, sir. डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं होगा, पॉजिटिव तो रखना पड़ेगा, रूट के अंदर है, लेकिन क्या लिख देंगे, ग्रेटर देन 0। क्लियर है? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ओके, ना सेम चीज अगेन, यहाँ बेस बेसिक है, ध्यान रख लो। 3 प्लस माइनस प्लस, इस बार यहाँ पे क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या रहेगा, Yes, sir. ओपन। ठीक है, तो इस बार आपका आंसर क्या आएगा, -इंफिनिटी से -3 ओपन ब्रैकेट यूनियन 3 से इंफिनिटी। इस बार 3 और -3 को इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, ना अगेन यहाँ पे एक लॉगरिथमिक फंक्शन दिया, कुछ भी बेस नहीं माना, मतलब बेस अपन मैथमेटिक्स में ई मान लेते हैं जब कुछ भी नहीं दिया होता है। तो लॉग के अंदर इनपुट कैसा होना चाहिए, Greater than 0. ग्रेटर देन 0। वेरी गुड, लॉग के अंदर इनपुट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगेन यहाँ पे दो फैक्टर बनेंगे, x माइनस 2 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, दोनों को प्लॉट कर दोगे। एक फैक्टर है आपका -2, दूसरा फैक्टर है +2, प्लस माइनस प्लस, ये आ जाएगा आपका आंसर, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये कुछ 4 बेसिक क्वेश्चन थे, घर पे एक बार और ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल और ले लिया गया है, बस मुझे डायरेक्ट बता दो यहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाई होगी। फर्स्ट वाले में लॉग ऑफ, एक तो इनपुट है 4 - x² और बेस में है x, तो बताओ क्या क्या कंडीशन अप्लाई होगी। Sir, x 1 नहीं होना चाहिए. हाँ, एक तो पहले इनपुट का देख लेते हैं कि 4 - x² कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, है ना? और डिनोमिनेटर में ये वाला x होना चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अच्छा मुझे sir. ये बताओ, Yes, इसका sir. जो सॉल्यूशन आएगा और इसका जो सॉल्यूशन आएगा, उनका इंटरसेक्शन लेंगे कि यूनियन? Intersection. Intersection. ये बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कंफ्यूजन हो कि इंटरसेक्शन कब लेना है और यूनियन कब लेना, तो क्या सोचना है, इंटरसेक्शन मतलब एंड। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड। मतलब अगर ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी तो क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। और यूनियन का मतलब क्या होता है, और मतलब या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए। हिंदी में क्या बोलेंगे, या तो ये हो या तो ये, मतलब या तो ये कंडीशन होगी या तो ये कंडीशन होगी, तो उन दोनों को आपस में क्या लेंगे, यूनियन। लेकिन यहाँ पे मुझे इसको भी सेटिस्फाई करना जरूरी है और इसको भी सेटिस्फाई करना जरूरी, तो इन दोनों में आपस में क्या है, एंड की कंडीशन है। मतलब इसका भी होना जरूरी है और इसका भी होना जरूरी है। अगर ऐसा होता है या तो ये चले या तो ये चले, तो हम क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों को सेटिस्फाई होना जरूरी है, इसलिए हमने क्या ले लिया, इंटरसेक्शन। क्या बात समझ में आती है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सेम विद द केस ऑफ सेकंड पार्ट, यहाँ पे भी रूट के अंदर क्वांटिटी आप ग्रेटर देन 0 करोगे, लॉग के अंदर क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 करोगे, दोनों का आपस में क्या लोगे, बोलो। Intersection. इंटरसेक्शन, दोनों का आपस में क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। यूनियन वाले क्वेश्चन भी मैं करूंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना, एक ही फंक्शन के अंदर 2-3 फंक्शन आए और सबका होना जरूरी होगा, तो उसका आपस में हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। क्या लेंगे, मतलब इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन का कॉमन पार्ट। कहने का मतलब ये, जैसे फर्स्ट वाले का आंसर कितना आएगा, जैसे फर्स्ट वाले की मैं बात करूं तो यहाँ पे 4 - x² ग्रेटर देन 0, इसको अगर सॉल्व करोगे तो x² - 4 लेस देन 0, तो ये हो जाएगा x + 2 x - 2 लेस देन 0। तो यहाँ से मेरे पास सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा -2 से 2 के बीच में, है ना? बोलो।
यस सर। सेकेंड वाला सॉल्यूशन ये है। अब इसका और इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, सबको एक साथ प्लॉट कर दो। पहला वाला सॉल्यूशन क्या, -2 से 2 के बीच में, तो -2 से 2 के बीच में ये हो गया। और सेकंड सॉल्यूशन क्या, x ग्रेटर देन 0, तो सेकंड सॉल्यूशन को भी प्लॉट कर लेते हैं। ये 0 से ज्यादा, x ग्रेटर देन 0 सेकंड सॉल्यूशन हो गया। एंड नॉट इक्वल टू 1, तो नॉट इक्वल टू 1, 1 कहां पे आएगा, यहाँ पे, तो 1 पे भी ओपन कर दिया। अब ये रेड वाला और ब्लू वाले का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन। तो रेड और ब्लू में कॉमन रीजन कौन कहां कहां आ रहा है, देखो ध्यान से, जहां पे भी रेड और ब्लू दोनों आ रहे हैं। एक तो ये वाला और एक ये वाला, है ना। आगे फिर ब्लू नहीं जा रहा है, इसको लाइन को मैं अलग कलर से बना देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो। देखो ध्यान से, क्या समझ में आया। यस सर। ठीक है, रेड और ब्लू में कॉमन इंटरसेक्शन कौन सा रहा है, ये वाला। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, 0 से लेके 2 तक एक्सेप्ट 1, ये आपका फाइनल आंसर होगा, है ना। यस सर। सर बोलो। 0 इंक्लूड नहीं करेंगे? 0 देखो इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या बोला गया, ग्रेटर देन 0, ओके सर, ओके। है ना। यहाँ पे क्या बोला गया, ग्रेटर देन 0, इक्वेलिटी नहीं है। ठीक है, तो 0 से लेके 2 एक्सेप्ट 1, तो ये हो गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन। चलो और भी क्वेश्चन हम करेंगे। अगली वेराइटी देख लो। रूट के अंदर आ रहा है ये, एक फैक्टर है x-1, एक फैक्टर है x-2, नीचे है 9 - 4x²। तो बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक कंडीशन क्या है, इसको पॉजिटिव करेंगे। हाँ, रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है उसको हम क्या कर देंगे, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी का एक ही कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 0, है ना। यस सर। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और इसके साथ और कोई कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, बस इतना ही है। सर इक्वल टू नहीं आएगा ना? नहीं, इक्वल टू तो आ सकता है ना, ये 0 तो हो सकता है ना। न्यूमरेटर x को 1 रखोगे तो 0 हो सकता है, रूट के अंदर क्वांटिटी 0 तो हो सकती है। क्या नहीं आएगा यहाँ पे, डिनोमिनेटर एक चीज, 0। वेरी गुड, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब जो डिनोमिनेटर में है ये क्वांटिटी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ध्यान रखना। ये रूट के अंदर जो क्वांटिटी, ये तो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, और दोनों में क्या है, एंड की कंडीशन, है ना। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करना था। अगेन ये वेवी कर्व मेथड जो हमने बेसिक मैथमेटिक्स में जो पहले लेक्चर लिया था आपका बेसिक मैथ, जिसका वो अगर लेक्चर छूट गया, वेवी कर्व मेथड मैंने बेसिक मैथ में सिखाया था, वो देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे a² - b² दो फैक्टर बनेंगे, a - b, a+b, हाँ, है ना। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं पहले x के क्वेश्चन को पॉजिटिव बनूंगा, तो x के क्वेश्चन को पॉजिटिव बनाना, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, है ना। यस सर। ठीक है, सारे x के क्वेश्चन को हम पॉजिटिव बना देते हैं, तो माइनस दोनों तरफ कॉमन लेके मल्टीप्लाई करोगे तो 2x - 3 बन जाएगा यहाँ पे, तो पॉजिटिव ही है। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब सबको प्लॉट कर दो। कितने फैक्टर है यहाँ पे, 4। कितने फैक्टर है, 4। कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट, एक तो क्या है बोलो, 1, 2, -3/2 और +3/2, हाँ, है ना। यस सर। अब इनको यहाँ पे सीक्वेंस में जमा देते हैं। अब बस सारे क्वेश्चन पॉजिटिव है, सबकी पावर कितनी ऑड है ना। बोलो, समझ में आ रहा है। यस सर। ये सब Yes, सिखाया sir. हुआ है, सब सारे क्वेश्चन पॉजिटिव है, एक्स के क्वेश्चन पॉजिटिव है, सबकी पावर ऑड है, तो अल्टरनेट चलेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मुझे क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। मुझे क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज और, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये इसके फैक्टर क्या यहाँ पे, -3/2 और +3/2 पे क्या आएगा, ओपन, बाकी सब पे क्या आ जाएगा, क्लोज। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव पोर्शन। नेगेटिव पोर्शन मतलब ये वाला। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -3/2 ओपन ब्रैकेट से 1 यूनियन ओपन ब्रैकेट 3/2 से क्लोज ब्रैकेट 2। बोलो, आया समझ में। यस हेलो, अगर ब्रैकेट की पावर इवन होगी तो कैसे करेंगे? x की पावर इवन होगी तो साइन चेंज नहीं होता, क्योंकि इवन पावर होती है तो उसमें आप पॉजिटिव नंबर रखो या नेगेटिव नंबर रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका स्क्वायर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्लियर है। अगर यहाँ पे पावर इवन होती तो उस फैक्टर का साइन चेंज नहीं होता। या वेवी कर्व मेथड बेसिक मैथ का मेरा लेक्चर है, रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, तो आप वहां पे देख लेना। क्लियर है। Yes, sir. ओके, अगेन देखो, जिसको वेवी कर्व मेथड नहीं आता उसको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि बेसिक चीज वहां पे आपको ऑलरेडी समझा रखी है मैंने। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट डोमेगा एक और क्वेश्चन, ये वाला आप चलो ट्राई करो। रूट के अंदर 2 रूट है, सब लोग ट्राई करो, शांति से बताओ इसका फाइनल आंसर क्या है, प्रॉपर्ली ट्राई करना, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करो। रूट के अंदर 2 रूट है,
सब लोग ट्राई करो अच्छे से। अच्छा, ये टाइम आपके लिए सूटेबल रहता है 3 बजे का, कि आपको इसमें क्या शाम को 5 बजे रखूं या टेबल क्या है है? सर, ठीक है ना? ठीक है टेबल है सर, 5 को रख लो। ठीक है। 5 में इसलिए नहीं रखता क्योंकि 5 से अगर मैं रखूं, मान लो 6:30 छोड़ू, फिर आपकी अगली 2 क्लास भी कंटिन्यूस हो जाएगी। नो सर, टाइम नहीं मिलेगा तो। सर। इस टाइम पे रख ले करो। हाँ, या तो अपन क्या रख सकते हैं, 1 बजे रख लूं, मैं 12 बजे रख लूं। सर दोपहर में नींद नहीं आती है सर, ना, ठीक है आपके सर, पास एक्सप्लेन कीजिए। देखो, दोपहर में नींद वाला सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा क्योंकि जेई का टाइम 2 से 5 भी होता है। हाँ, है ना, पता है ना? Yes, सर sir. इसी अगर टाइम आपका होती है। सेकंड शिफ्ट आ गया, आप बोलो नींद आती है, तो फिर तो वहां पे भी सो जाना फिर। सर इतने टेंशन में कौन सो पाएगा। हाँ, तो वही ना, Yes. आदत भी नहीं बनानी है ना। अगर मान लो आप डेली सोते हो घर पे, तो वहां पे भी नींद आ जाती है, जैसी बॉडी की हैबिट रहेगी। चलो, क्या आंसर आया बताओ? 0 से 1 क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट 0 से 1, बस? और किसी का कोई और आंसर आया? एक आंसर ही आया, और कोई? एनीवन एल्स? बताओ। चलो, अप्रोच कैसे रखे ये बताओ। अप्रोच क्या होगी सबसे पहले? देखो, यहाँ पे 2 रूट के ब्रैकेट, एक तो बाहर वाला एक रूट है और फिर एक अंदर एक स्क्वायर रूट है, 2 स्क्वायर रूट है, तो दोनों को आपको सोचना पड़ेगा। 1 क्या क्या हुआ, वापिस बताना। -1 से +1। -1 से +1, ठीक है, एक आंसर ही आया। ओके, तो यहाँ पे 2 रूट है, तो दोनों रूट की कंडीशन को उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहली तो ये कि या तो एक तो अंदर वाला रूट पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? तो सबसे पहले मान लो इसकी बात करूं, तो इस रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी वो कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो, ये समझ में आती है ना? Yes, sir. तो यहाँ से आ जाएगा x² - 1 लेस देन इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर x + 1 x - 1 लेस देन इक्वल टू 0, अगेन 1 -1 प्लस माइनस प्लस लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास सॉल्यूशन आया -1 से 1। एक सॉल्यूशन तो ये आ गया, है ना? समझ में आया? Yes, sir. यस अब दूसरी कंडीशन, एक और रूट है तो इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो भी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। Sir. बोलो, इस रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी वो भी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जगह सेटिस्फाई करना है। यहाँ पे भी पॉजिटिव चाहिए और ये जो भी वैल्यू बनेगी बाहर वाले रूट के अंदर भी क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये मान लो इसको उधर भेज दिया, तो √1 - x² उधर जाके क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1, है ना? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगला स्टेप बोलो। स्क्वायर ले लेंगे दोनों। दोनों तरफ स्क्वायरिंग। एक चीज ध्यान रखना, इनइक्वालिटी में दोनों तरफ स्क्वायरिंग कब कर सकते हैं, क्या हमेशा कर सकते हैं, कुछ ध्यान रखना पड़ता है? Sir, positive होना जब पॉजिटिव हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग हम तभी करेंगे जब दोनों तरफ LHS RHS में क्वांटिटी कैसी हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, रूट वाली क्वांटिटी भी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूँ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि दोनों तरफ क्वांटिटी मेरी पॉजिटिव है, इसलिए स्क्वायरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करूंगा तो यह आ जाएगा 1 - x²। इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, लेस देन इक्वल टू 1। ये x² को उधर भेजेंगे, 1 को इधर भेजेंगे, तो x² लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी, उधर जाएगा x², तो x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, हाँ, है ना? यस सर। यस अच्छा, सर। x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से बताओ सॉल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू क्या आएगा, x की वैल्यू क्या क्या अलाउड है? x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? 0 to infinity। 0 से इंफिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। हाँ, मतलब कुछ भी रख सकते हो ना, किसी भी नंबर का Yes, स्क्वायर तो sir. हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो ऑल रियल नंबर, है ना? यस सर। आ रहा है समझ में? आप कुछ भी रखो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? Yes, sir. नहीं। आप No, sir. इसका और इसका आपस में क्या लेंगे, यूनियन के इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, क्योंकि इसका भी सेटिस्फाई होना जरूरी है और इसका भी सेटिस्फाई होना, तो दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लेंगे। तो ये ऑल रियल नंबर बोल रहा है, ये -1 से 1 बोला, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? -1 से 1। वेरी गुड, -1 से 1, बहुत बढ़िया। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, ग्रेट। चलो, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करो जल्दी से, बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से, पेन फास्ट चलाओ।
-√13 से √13. Yes, sir. ये आ रहा है? ठीक, Yes, sir. यस सर यही आ रहा है। ये आ रहा है, ओके ग्रेट। स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, कोई दिक्कत Yes, है क्या? sir. नहीं है, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दोगे तो x² - 13 लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे दो फैक्टर x + √13, x - √13 लेस देन 0, तो आपको पता ही है नेगेटिव पोर्शन, तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, आया ना? Yes, sir. ओपन ब्रैकेट -√13 से +√, बेसिक क्वेश्चन था। चलो, तो ये थोड़े थोड़े क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है। और अब देखो नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है डोमेन रेंज में जहां से क्वेश्चन आपको जेई में आएंगे, वो ये तो बेसिक रूल हो गया, इनका यूज हम आगे जाके करेंगे इसे। अब आपको जो मेन समझना है ना, वो इनको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये हर जगह कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। खासकर मॉड्यूलस फंक्शन, आपने देखा होगा मॉड्यूलस फंक्शन हर चैप्टर में यूज होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो ये 5 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये दूसरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट में मिक्स होकर क्वेश्चन बना रहता है। तो इसलिए हम एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में देखेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज को भी बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा। अगर इनमें आप स्ट्रांग रहोगे ना, तो टफ लेवल का जो भी क्वेश्चन आएगा, मेंस लेवल, एडवांस लेवल का जो भी टफ लेवल क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए इनके एक एक फंक्शन को बहुत डिटेल में समझना है। तो सबसे पहले अभी हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस फंक्शन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन आपको ऑलरेडी बेसिक पता होगा कि मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब क्या है? एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर इनपुट कैसा भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आउटपुट हमेशा क्या आता है? Positive. पॉजिटिव। जैसे मॉड ऑफ -5 का आंसर 5 आता है, मॉड ऑफ 5 का आंसर भी कितना आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब इनपुट के अंदर अगर नेगेटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव है तो आंसर डायरेक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखो, अब इस इनपुट अंदर -5 था, तो -5 को 5 बनाने का तरीका क्या होगा? इनपुट क्या था? -5, हाँ, और इसमें ले माइनस लेंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये +5 बन जाएगा, है ना? Yes, sir. ठीक है। तो इनपुट के अंदर अगर नेगेटिव है, इनपुट के अंदर अगर क्वांटिटी नेगेटिव, उसके आगे एक माइनस लगा देंगे, और अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? अगर ये x पॉजिटिव है तो डायरेक्ट वैल्यू x के बराबर ही आएगी, और x अगर ये नेगेटिव है तो इस जो भी वैल्यू होगी उसके आगे क्या लगा दोगे? माइनस का साइन लगा दोगे, हाँ, है ना? ताकि ये माइनस sir. माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। क्लियर है? चाहे तो अब इसमें मान लो ऐसा कुछ आता है x - 5, अब ये वाला मॉड कहां पे ब्रेक होगा? ये पॉजिटिव नेगेटिव किस x की वैल्यू के अबाउट होगा? 5 के अबाउट, हाँ, है ना? अगर x की वैल्यू 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो इनपुट कैसा रहेगा? 5 से ज्यादा कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव के नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अगर है तो डायरेक्ट ऐसा कैसा ओपन होगा? इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और x की वैल्यू अगर 5 से कम है तो इनपुट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव है तो क्या लग जाएगा? आगे माइनस का साइन, है ना? Yes. वेरी गुड। ये सबको क्लियर है? इसका ग्राफ कैसा होता अगर है? रूट के सर, अगर मॉड्यूलस के अंदर √5 हुआ तो क्या क्या होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता। मॉड्यूलस के अंदर क्या हो गया वो नहीं, वो अलग चीज है, वो मैं बाद में समझूंगा। ये बताओ पहले, ये समझ में आ गया? तो यहाँ पे √5 भी हुआ ना, इस मान लो x - √5, ऐसा कह रहे हो क्या आप? यस सर। हाँ, तो कुछ नहीं, इसको ऐसे लिख दोगे, अगर x की वैल्यू √5 से ज्यादा तो पॉजिटिव, x की वैल्यू √5 से कम तो नेगेटिव, कुछ भी मॉड्यूलस के अंदर, हाँ, है ना? यस इसका ग्राफ कैसा होता है? वी शेप का होता है, ठीक है। Yes, sir. तो इसको Yes, अगर sir. जनरलाइज करना हो तो ये जनरलाइज क्या हो जाएगा कि मॉड ऑफ x - a, अब a कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, x माइनस, अगर x ग्रेटर देन a है तो ये ऐसा कैसा ओपन होगा? x अगर लेस देन a है तो ये नेगेटिव ओपन होगा, हाँ, है ना? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यस मॉड ऑफ -2 2 हो जाएगा, मॉड ऑफ 2 2 हो जाएगा, मॉड ऑफ x² कितना होगा? Plus minus x. हाँ, मॉड ऑफ रूट थोड़ी पूछ रहा हूँ, X square. X square. X square. स्क्वायर ही रहेगा ना, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, हाँ, है ना? ठीक है, सर। ओके। चलो, सेम यहाँ पे मॉड ऑफ x - 1, आप समझ जाओगे क्या है। इसका आंसर बताओ। मॉड x = 5 तो x की वैल्यू क्या होगी? सॉल्यूशन निकालना, मान लो इसका x की वैल्यू क्या आएगा इसका सॉल्यूशन? +-5 प्लस Minus 5. 5 और -5 दोनों अलाउड है ना, हाँ, है ना? Yes, sir. Yes. यस नेक्स्ट, सेकंड वाला बताओ। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? सर 2 and -1/2 2n - 1/2, वेरी गुड। देखो क्या Yes, करना है sir. गाइस, मॉड्यूलस है
तो मॉड के अंदर क्वांटिटी 5 के बराबर है, तो या तो ये वैल्यू 5 के बराबर होगी, है ना, बोलो, या फिर -5 के बराबर। बस कुछ नहीं करना, मॉड को ओपन करना तो कैसा हो जाएगा, +-5, क्लियर है, सर बोलो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक तो 2 आएगी, और दूसरी सॉल्यूशन यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -1/2। तो आपके पास x की दो वैल्यू है, 2, -1/2, आया ना। 2 रखोगे तो भी आंसर 5 आएगा, -2 1/2 रखोगे तो भी आंसर कितना आएगा, 5 आएगा, क्लियर है। सर ये यस x सर। सर ये x +5 और -5 कैसे होगा? हाँ देखो, मॉड के अंदर अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि मॉड के अंदर क्वांटिटी अगर मैं 5 रखूंगा तो भी आंसर 5 आता है, और मॉड ऑफ -5 भी आंसर कितना आता है, 5 आता है, हाँ, है ना, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ मॉड x की वैल्यू 5 के बराबर आ रही है, तो ये x क्या क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है ना, क्योंकि दोनों ही केस में मॉड का आंसर कितना आएगा, 5 के बराबर, क्लियर है। यस ठीक है, तो इसको ओपन ऐसा सोच लेना कि मॉड x इक्वल टू 5 है, तो इसको ओपन कैसे करोगे, x इक्वल टू +-5, ठीक है। x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है। सेम यहाँ पे लास्ट वाला वापस समझ लो, मॉड ऑफ x, इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है, 1 और 1 -5 गलत। पॉसिबल होगा? हाँ, नॉट पॉसिबल, देखो जल्दबाजी में गलती करवा दी। मॉड ऑफ समथिंग इज -3, किसी भी क्वांटिटी का मॉड नेगेटिव आ सकता है क्या, नो सर। नो सर। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, आया समझ में। यस सर। तो ध्यान Yes, रखना, ऐसी गलती नहीं करना कि मॉड्यूलस क्वांटिटी ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ऑलवेज कैसी होती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ y इक्वल टू मॉड x, बताओ इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, डोमेन x की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, रियल नंबर और real number. ऑल रियल नंबर, कुछ भी रख सकता हूँ x, पॉजिटिव नेगेटिव, रेंज पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक, हाँ, है ना। रेंज आउटपुट हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्लियर है, बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो थोड़ी और वैरायटी ट्राई करते हैं मॉड्यूलस में, अच्छी अच्छी। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा वो सीखो अच्छे से। पहली इक्वेशन में क्या है, अब यहाँ पे देखो, ये अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो इसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन गिवन है, मॉड्यूलस ऑफ x² प्लस मॉड x -2 इक्वल टू 0। इसको मुझे सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू पता करनी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो देखो इसको करने का एक तरीका सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो सब लोग, एक बार आप सीख लो, फिर आगे वाले सारे क्वेश्चन आपको। ऐसे केस में क्या कर सकते हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मॉड x को अपन कुछ मान लेते हैं, t मान लो, क्या मान लिया, t। अब इस इक्वेशन को रीराइट लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, t² प्लस t -2, है ना, बोलो। अब इसका फैक्टराइज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, फैक्टराइज, तो दो फैक्टर बनेंगे, t + 2 और एक t -1 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से t की दो वैल्यू है, या तो -2 के बराबर होगा या तो 1 के बराबर होगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। और t मतलब मैंने क्या माना था, मॉड x, तो मॉड x इक्वल टू या तो -2 होगा या तो 1 होगा। तो क्या मॉड x -2 हो सकता है, नो तो ये सॉल्यूशन तो रिजेक्ट हो जाएगा। नो सर 1 हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो मॉड x को आप 1 से इक्वेट करोगे, तो मॉड x अगर 1 है तो x की वैल्यू बताओ क्या क्या आएगी, +-1। +-1, वेरी गुड। तो इसका सॉल्यूशन फाइनल क्या है, हेंस द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 1, -। आया समझ में, यस सर। सबको क्लियर है, इसे सॉल्व करोगे तो गलती नहीं होगी। यस सर प्लीज चलो अगला वाला बताओ, आंसर बताओ कितना आएगा। सेम मॉड x को t मान लो, इसी तरह से सॉल्व कर लो। +-2 +-3. 4 सॉल्यूशन आ रहे हैं, Yes sir. ओके। तो मॉड x या तो 2 के बराबर होगा या मॉड x 3 के बराबर होगा, दोनों ही अलाउड है ना। तो x की वैल्यू या तो +3 -3 और x की वैल्यू या तो +2 -2। बोलो क्या है, क्लियर है, बोलो एक्स स्क्वायर पे सर। मोड नहीं लगा ना, क्या हो गया। यस सर। एक्स स्क्वायर पे मोड नहीं लगा तो हाँ तो उससे वो फर्क x पड़ता है को क्या, मानेगा। x² लिखूं या मॉड x² लिखूं, दोनों ही सेम है क्या अलग अलग है, सेम है। सेम। सेम ही है ना। किसी भी चीज का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, मॉड ऑफ x का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो इन दोनों में कोई अंतर है क्या, इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं दिया, और नहीं भी दिया तो वो सेम ही रहेगा, आया ना। ओके सर ओके गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ तक समझ में आया सबको, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनइक्वालिटी पे आते हैं। इनइक्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है, इसको सोच समझ के बताओ। अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 3 है तो x की वैल्यू क्या क्या अलाउड है,
So minus infinity से -3 और 3 से infinity. वेरी गुड। माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब इसको कैसे सोचता है एक बार देख लो, समझ लो। मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 3। अब x की वैल्यू क्या क्या रखो ताकि आंसर 3 से ज्यादा है। तो एक तो ये बोलूंगा कि x की वैल्यू 3 से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। 3 से ज्यादा कोई भी क्वांटिटी हमेशा 3 से ज्यादा होगी ना, उसका मॉड बोलो। Yes. सर या फिर x की वैल्यू -3 Yes, से sir. छोटी होनी चाहिए, या फिर क्या होनी चाहिए -3 से छोटी। -3 से छोटी मतलब -4 -5 -6। -4 रखोगे तो भी आंसर कितना आएगा 4। -6 -7 -8 रखोगे तो भी आंसर कितना आएगा, उसका मॉड लगा लेंगे तो 3 से ज्यादा ही आएगा, है ना। सर कहने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, ये वाला रीजन, 3 से ज्यादा या -3 से कम। ठीक है, तो आप इसको याद रख लेना, ऐसा जनरलाइज फॉर्मूला। मॉड x अगर इक्वल लेस देन a आता है, मॉड x इज लेस देन a, ऐसी कोई क्वांटिटी। अब यहाँ पे x की जगह कोई भी लीनियर फैक्टर भी होगा, x -2 x -3 x -4 कुछ भी हो, 2x + 3, उसके लिए भी अब ये करना। अगर मॉड x लेस देन a है, सॉरी ग्रेटर देन a है, मॉड x अगर ग्रेटर देन a है तो x की वैल्यू बताओ कहां से कहां तक होगी, बोलो। माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से यूनियन माइनस इन्फिनिटी से और ए से इन्फिनिटी। a से इन्फिनिटी, या ऐसा लिखो, या फिर इसको लिखने का तरीका x ग्रेटर देन a या x लेस देन -a, हाँ है ना। क्लियर है सबको। माइनस से आएगा ना। यस सर, माइनस से आएगा। -a तो लिखा, अच्छा यहाँ पे सॉरी -a। दूसरा मॉड x लेस देन समथिंग। अब x की वैल्यू -1 से छोटी, तो मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, So -1 से 1. -1 से 1। वेरी गुड। -1 to 1. मॉड किसी भी क्वांटिटी का मॉड अगर 1 से छोटा मतलब इस x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है, तभी उसका मॉड 1 से क्या होगा, छोटा। तो इसको जनरलाइज याद करने का तरीका कि मॉड x अगर लेस देन a है, इसको एकदम रट लेना, तो x का सॉल्यूशन क्या आएगा, -a से a, हाँ है ना। यस। ठीक है, मॉड x लेस देन a है तो x का सॉल्यूशन क्या आएगा, -a से a के बीच में। चलो जैसे एक और एग्जांपल मुझे बता दो, जैसे मान लो मॉड ऑफ x + 3 लेस देन 5 है, इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ। x + 3 फिर किसके बीच में लाई करेगा, -5 से 5. -5 से 5। वेरी गुड। जो भी मॉड के अंदर क्वांटिटी अगर लेस देन समथिंग दी है तो उसको क्या कर दोगे, वो वैल्यू -5 से 5 के बीच में लाई करेगी। आप दोनों तरफ +-3 ऐड कर देना, -3 करोगे तो इनइक्वालिटी की दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा, ये है ना। क्लियर हो रहा है। और इसी Yes. में अगर ये क्वेश्चन आता कि मॉड ऑफ x + 3 ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे बस दो तरह के सॉल्यूशन, या तो इनपुट 5 से ज्यादा होगा या फिर -5 से क्या होगा, कम होगा, हाँ है ना। और दोनों का क्या लेते हैं, यूनियन। दोनों का क्या लेते हैं, यूनियन, या तो ये या तो ये। बोलो समझ में आ रहा है। यस सर। यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन 2, यहाँ से आ जाएगा x लेस देन -8, और दोनों का क्या लेंगे, यूनियन। तो आपका आंसर आ जाएगा -8 से छोटा और 2 से ज्यादा। तो आंसर आएगा -∞ से -8 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। आ रहा है समझ में कैसे करना सॉल्व। सर यस सर। ग्रेट, वेरी गुड। अगला देखो, एक इनइक्वालिटी है, उसमें भी मॉड्यूलस फंक्शन और क्वाड्रेटिक। अगेन इसको t मान लोगे, Yes, sir. इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे, x t -2 और t + 3, t -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ है ना। यस सर यस सर। इसको हम t मानेंगे तो t² - 5t प्लस, इसके दो फैक्टर बनेंगे t -2 t + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने का तरीका वही 2 3 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये वाला सॉल्यूशन, हाँ है ना। मतलब या तो t की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 2, और t की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 3, हाँ है ना। बोलो। यस सर या तो -2 से, या तो 2 से छोटी या 3 से बड़ी, सही है ना। देखो इसको मॉड x को मैंने t माना, सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, t² - 5t + 6 बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर t -2 और t -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर 2 और 3 को प्लॉट कर दिया, प्लस माइनस प्लस, मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव पोर्शन। अब यहाँ पे क्या बोला मैंने, या तो लेस देन इक्वल टू 2 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब मॉड x किसको माना था हमने, इसको, t को क्या माना था, मॉड x लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आता था, लेस देन 2, मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, -2 से 2। वेरी गुड, अभी सिखाया था, -2 से 2। और ग्रेटर देन 3, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, -∞ से -∞ से -3 यूनियन और 3 से इन्फिनिटी। 3 से इन्फिनिटी। वेरी गुड। और इन दोनों को क्या लेंगे अपन,
Union. Union. क्योंकि या तो ये होगा या तो ये होगा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. आया समझ में कैसे करा है? सारे बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं इसमें। Yes, sir. ठीक है, चलो अब ये ट्राई करो शांति से। किसी को डाउट आए घर पे एक बार वो प्रैक्टिस करना इन सारे क्वेश्चंस की। इसमें सब बेसिक क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करोगे तो ही सब क्लियर होगा। आपको कंफ्यूजन हो तो टी मान लेना, सबसे आसान तरीका। अगेन यहाँ पे देखो दो फैक्टर है 4 और 5, दोनों क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर दो। पावर ऑड है, कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलेगा। क्या चाहिए मुझे? लेस देन इक्वल टू 0, मतलब ये वाला रेंज, मतलब टी की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? 4 अच्छा, to 5 5. को इंक्लूड नहीं करना है डिनोमिनेटर में, 4 से लेके 5, हाँ है ना? Yes, sir. क्या ये सही है? Yes, sir. Yes, sir. और टी किसको माना था? मॉड एक्स को। मतलब यहाँ से मेरे पास सॉल्यूशन क्या है? मॉड एक्स की वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन 5, है ना? Yes, sir. ठीक है, अब इसको अलग अलग ले लेते हैं और ये पूरा एक साथ है, तो दोनों का सॉल्यूशन ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। दोनों का सॉल्यूशन का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। सबसे पहले इसको अलग से इसको सॉल्व कर लेते हैं। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो यहां से मेरे पास एक्स का बताओ क्या आएगा आंसर? मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, आंसर क्या आएगा? Minus infinity से -4 -4 अब 4 से infinity. 4 से इंफिनिटी, वेरी गुड। और इधर से क्या बोला? मॉड एक्स लेस देन 5, लेस देन 5, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी? -5 से -5 से 5. -5 से 5, वेरी गुड। और ये जो होना चाहिए ये 5 से भी छोटा होना चाहिए और इससे भी, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी, दोनों में ये कंडीशन एंड की, हाँ है ना? Sir. तो दोनों का क्या ले लेंगे अपन? इंटरसेक्शन। आ रहा है समझ में? Intersection. क्योंकि ये और ये दोनों सेटिस्फाई करना है, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो क्योंकि बेसिकली ये जो मॉडुलस ऑफ एक्स है ये 4 और 5 के बीच में होना चाहिए, तो इस 4 से ज्यादा होना चाहिए, 5 से छोटा भी होना है, तो दोनों को ही सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या ले रहे हैं? वो ले रहे हैं इंटरसेक्शन। तो ये हो जाएगा -4 से 4, पहला सोल्यूशन क्या आएगा? -4 से इधर, देखो पहला सोल्यूशन ये रहा, -4 से इधर, 4 से इधर, ये पहला सोल्यूशन प्लॉट कर दिया। अब सेकंड सोल्यूशन 5 से -5 के बीच में, तो वो भी प्लॉट कर देते हैं। तो -5 से 5 के बीच में, तो सेकंड सोल्यूशन ये वाला आएगा। अब इन दोनों का क्या लेना है मुझे? इंटरसेक्शन। इन दोनों का मुझे क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट कौन सा आ जाएगा? ये वाला। 5 पे कैसा है? ओपन ब्रैकेट, और 4 पे कैसा है? क्लोज ब्रैकेट। आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? -5 से -4 यूनियन 4 से 5 पे ओपन ब्रैकेट। बोलो, ये समझ में आया? ये आपका फाइनल आंसर है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो कितना ये ऐसी चीजें हैं जनरली गलती हो जाती है, लेकिन अगर बेसिक्स पता होगा तो आपसे अब कभी गलती नहीं होगी, हाँ है ना? सबसे पहले हमने क्या देखा कि मॉड्यूलस को सॉल्व करने का तरीका क्या है। आपको तो ये बेसिक ध्यान रखना है कि अगर मॉड एक्स लेस देन ए है, ठीक है, ए वाला कहां गया? वो बताया था आपको मैंने, लेस देन ए है तो -a से a के बीच में आएगा आंसर, हाँ है ना? याद आ रहा है? Sir. Yes, sir. और मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है तो -∞ से -a यूनियन a से इंफिनिटी। ये दो चीज आपको ध्यान रखे तो कभी गलती नहीं। ये वाला, हाँ, एक तो ये वाला बेसिक और दूसरा बेसिक ये, ठीक है? चलो, हाँ, ये अनदर इंपॉर्टेंट जो बहुत बार हमने देखा है कि √(x²), इसका आंसर हमेशा क्या लिखोगे? मॉड ऑफ एक्स। क्या लिखोगे? डायरेक्ट एक्स नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? मॉड एक्स। क्यों? क्योंकि रूट वाली जो भी क्वांटिटी होती है, ये हमेशा कैसी होती है? Positive. ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका आउटपुट हमेशा क्या आता है? ऑलवेज पॉजिटिव, Positive. है ना? तो इसको ऑलवेज पॉजिटिव बना, अगर मान लो यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव बनाना, इसलिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? मॉड लगाना पड़ेगा, क्योंकि आंसर हमेशा कैसा आना चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, -7 का स्क्वायर ऐसा लिखूं मैं कुछ, तो इसको मैं -7 लिख सकता हूँ क्या? No, sir. No, ये sir. गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट का आउटपुट हमेशा कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं लिख रहा हूँ √49, इसका आंसर क्या आएगा? 7 7 आएगा। मतलब क्या आएगा? आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। -7 आएगा क्या? नहीं। ठीक है ना? Yes, sir. क्लियर है? तो इसलिए कभी भी अगर मान लो लिख रहा हूँ √cos²x, इसका बताओ आंसर क्या आएगा? Mod cos x. मॉड ऑफ cos x। वेरी गुड। ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने बहुत बार देखा था कि रूट के अंदर से जो भी क्वांटिटी बाहर आएगी उसके आप
क्या लगाओगे, मॉड लगा दोगे, क्या लगा दोगे, मॉड। क्लियर है सबको ये? Yes, sir. Yes, sir. अब इनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो कि काफी काम आती है कि मॉड्यूलस जो होता है वो प्रोडक्ट और डिवीजन में अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वांटिटी ए, दूसरी क्वांटिटी बी प्रोडक्ट में है, ए और बी दोनों मॉड में, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट में मॉड्यूलस अलग अलग हो सकता है, और सेम विद द केस ऑफ डिवीजन में, दो क्वांटिटी अगर डिवाइड में तो उनका भी मॉड्यूलस में अलग अलग कर सकता हूँ, मॉड ए अपॉन मॉड बी। क्लियर है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मॉड अलग अलग होता है क्या? No, sir. नहीं, एडिशन में अलग नहीं होगा, वहां पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी काम करती है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी को मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ मॉड ए प्लस मॉड बी, ये तभी लिख पाऊंगा जब ए और बी दोनों सेम साइन के होंगे, मतलब दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव, तो ही अलग अलग हो सकता है। क्लियर है? Sir. ठीक है, तो अपन इसको हमेशा नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब एडिशन में जरूरी नहीं अलग अलग हो जाए। जैसे फॉर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, -5 + 7, क्या इसको मैं -5 + 7 अलग अलग लिख सकता हूँ? No, sir. नहीं, इक्वल होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 आएगी और इसकी वैल्यू 12 आएगी। लेकिन अगर दोनों अगर साइन सेम होते हैं, दोनों का अगर क्वांटिटी का साइन सेम होता तो क्या अब मैं लिख सकता था? Yes, sir. हाँ, आप लिख सकते हो। दोनों अगर साइन सेम होंगे तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, लेकिन दोनों के साइन अगर अपोजिट हुए तो आंसर क्या आएगा? अलग अलग आएगा। ठीक है, ठीक है। और बाकी प्रोडक्ट और डिवीजन में आप मॉड्यूलस को अलग अलग कर सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब इस पे थोड़े से एग्जांपल करते हैं। चलो, जैसे ये वाला ध्यान से देखो, मॉड ऑफ x² + 6 डिवाइडेड बाय 5x <= 1। इसको सॉल्व करने के दो तरीके, दोनों तरीके मैं आपको सिखा दूंगा। देखो, आज के लेक्चर में जिसको ऐसा लग रहा हो कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आज के लेक्चर में आपको सीखना है। एक बार आप सीख गए तो फिर घर पे जाके अप्लाई करना, प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस। चलो सिखाऊं मैं, देखो ध्यान से सीखना। सब एक मेथड तो क्या, देखो यहाँ पे मॉड है, डिवीजन में तो क्या मॉड अलग अलग कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सब लोग पहले सीख लो इसको। एक बार आप सीख गए तो फिर इस तरह की वैरायटी अपने आप हो जाएगी। इसको मैंने मॉड को अलग कर दिया, इसको मॉड को अलग कर दिया, <= 1। ठीक है, यहाँ तक तो। अब क्या करें? अब चाहो तो इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। Sir. ठीक है, प्रोवाइडेड x ≠ 0। अब उधर पॉजिटिव क्वांटिटी तो उधर मल्टीप्लाई करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। x² + 6 <= मॉड ऑफ 5x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ अगली स्टेप क्या करें? मॉड ऑफ x² + 6 <= मॉड ऑफ 5x। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? Yes. Sir. इसको उधर भेज दिया। अच्छा, मुझे बताओ क्या ये अलग अलग हो सकते हैं क्या? x² + Yes, 6 sir. मॉड? Yes, sir. दोनों Yes, positive. sir. दोनों दोनों positive है। पॉजिटिव है तो अलग अलग हो सकते हैं, तो मॉड x² को अलग ले लिया, +6 को अलग ले लिया। क्या ये 5 मॉड्यूलस के बाहर आ सकता है? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. 5 mod x बाहर आ गया। अभी +5 को उधर भेज देंगे तो मेरे पास क्वांटिटी क्या बन गई? mod x का स्क्वायर माइनस का 5 mod x प्लस का 6 <= 0। और ये क्वेश्चन तो अभी हमने सॉल्व किया था, है ना? mod x को t Yes, मान sir. के हो जाएगा सॉल्व। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, किसी को डाउट तो नहीं है अब? No, sir. पीछे बता दीजिए। कौन सा वाला कौन सी स्टेप? देखो, सबसे पहले मैंने क्या करा, मॉड्यूलस दो फंक्शन थे, एक ऊपर था एक नीचे था, तो डिवाइड में तो मॉड अलग अलग कर दिया। ये मॉड अलग हो गया और नीचे मॉड अलग चला गया। पहली स्टेप ये थी। सेकंड स्टेप क्या करा, ये इनइक्वालिटी में दोनों तरफ अपन उधर भेज सकते हैं जब क्वांटिटी पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये डिवाइड उधर जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो 1 से मल्टीप्लाई होके ये आ गया। अब यहाँ पे मॉड ऑफ x² + 6 था, तो अब मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी मॉड ऑफ x + y है, इसको मैं अलग अलग कब कर सकता हूँ? जब दोनों x और y का साइन कैसा हो? सेम, है ना? व्हेन x साइन सेम, मतलब दोनों का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, ऐसा कह सकते हो।
दोनों का प्रोडक्ट कैसा हो, पॉजिटिव, मतलब दोनों का साइन क्या सेम तो अलग अलग हो सकता है। तो इसको मैं ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, और यहाँ पे 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को तो आप बाहर निकाल सकते हो। अब ये प्लस उधर जाके क्या हो गया माइनस। अब यहाँ पे मॉड एक्स को टी मानेंगे तो वो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन अभी सॉल्व किए थे वैसे ये सॉल्व हो जाएगा, हाँ है ना। ओके सर। ठीक है, ये एक तरीका ये था। एक और तरीका है, उसको हम समझते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मॉड एक्स अगर लिखा है मैंने लेस देन है, तो ये बताओ एक्स की वैल्यू क्या क्या होती थी, माइनस है माइनस ए से ए के बीच। वेरी गुड। यहाँ पे भी देखो सेम चीज, मॉड के अंदर एक क्वांटिटी वो लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब ये जो मॉड के अंदर क्वांटिटी है -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, Yes, sir. हाँ है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6/5x, ये मॉड के अंदर क्वांटिटी है, बोला लेस देन 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 1 से लेके -1 से 1 के बीच में, यस बोला ये Yes, समझ sir. में आया। Yes, sir. सर। वेरी गुड। अब -1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। अब इन दोनों को अलग अलग हम ले लेंगे। एक तो मैं क्या बोलूंगा कि ये वैल्यू -1 से कम, और दूसरी चीज ये वैल्यू सॉरी -1 से ज्यादा, और ये वैल्यू 1 से कम, आया ना। और इन दोनों का क्या लेंगे, यूनियन के इंटरसेक्शन। Intersection. इंटरसेक्शन, इन दोनों का क्या लोगे आप, इंटरसेक्शन, क्योंकि -1 से भी ग्रेटर होना चाहिए 1 से, मतलब दोनों को सेटिस्फाई होना जरूरी है, इसलिए एक साथ लिखे है ना, तो क्या लेंगे अपन, इंटरसेक्शन, हाँ है ना। यहाँ इसको Yes. सॉल्व कैसे करोगे, इसको -1 को उधर भेज देना, एल मतलब देखो डायरेक्टली 5x को उधर मत भेजना, क्योंकि ये पता नहीं पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो क्या करोगे, -1 को उधर भेज देना, तो -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1, हाँ है ना। बोलो, Yes, sir. ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एलसीएम ले लेना, ऊपर फैक्टर बनाना, सॉल्व करना, सेम यहाँ पे भी करोगे, और दोनों आंसर का क्या लोगे, इंटरसेक्शन। क्लियर है, ये मेथड 2 है। क्या समझ में आए दोनों मेथड, Yes, sir. वेरी गुड। चलो अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, तो स्क्वायर रूट भी, मॉड भी और फ्रैक्शन भी प्रॉपर्ली सॉल्व करो इसको शांति से। y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2/x-4 का मॉड, इसकी डोमेन निकालनी है, x की वैल्यू क्या क्या अलाउड। क्या आया आंसर, किसी का आया। डोमेन के क्वेश्चन जनरली बच्चे बहुत डर जाते हैं, कंफ्यूजन भी होता है, लेकिन अगर आप बेसिक से एक एक चीज को सीखोगे ना, तो कभी आपको इससे डर नहीं लगेगा, कभी गलती नहीं होगी। ये जो आज का लेक्चर है, जिन जिन बच्चों ने भी अटेंड किया उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिनका मिस हो गया है उनका बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये लेक्चर में जो चीजें हम सीख रहे हैं, हर बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत आगे जाके बहुत काम आने वाला है। ये पर्सनली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आगे जाके जो क्वेश्चंस आएंगे, जो कैलकुलस में चैप्टर होंगे या कोई और चैप्टर होंगे, और डोमेन का एक क्वेश्चन हर साल आ ही रहा है। चलो ट्राई करो, बताओ आंसर क्या आ रहा है आपका। जो भी आंसर है, गलत होगा चलेगा, अटेम्प्ट कर लो बस। अभी आप सीख रहे हो, अभी लर्निंग मोड है आपका, घर पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन में दूंगा ट्राई करने के लिए। किसी का आंसर आया है, सर माइनस इंफिनिटी से 2 और 2 से इंफिनिटी, -∞ से 2 यूनियन, और कुछ भी है, 2 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी, यही बोला है आपको। 6 हेलो, किसी ने का आंसर आया था, ये माइनस यही बोला था कि कुछ और बोला है, मैंने 2 बोला है मतलब -∞ से 2, तो -2
-2 ओके, और फिर से 1 मिनट गलत था। ठीक है, चलो और 6 कुछ? infinity. दूसरा आंसर क्या आ रहा है? 6 से इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा आप अपने Union. आप अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपका जो Value करके. क्रॉस करने का तरीका क्या? वैल्यू रख के देख लो। अगर वैल्यू रख के देखोगे, मान लो कोई ऐसी वैल्यू जो सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो हो सकता है गड़बड़ा जाए। हाँ, -6 से इन्फिनिटी, बस इतना ही है। Union minus infinity से 2. अच्छा, मतलब पहले वो लिखोगे ना, तो -इन्फिनिटी से 2 यूनियन 6 से इन्फिनिटी की। एक आंसर ये आया। और कोई आंसर? किसी और का कोई और आंसर आ रहा हो तो कर लो शेयर, कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा चलेगा। सो माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो वो तो पूरा ही हो गया ना, -इन्फिनिटी से -2 यस। कि यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, देखते हैं और कोई। अच्छा, 4 अलाउड है क्या? नो सर। तो फिर इसमें No, तो 4 sir. आ रहा है, तो वो तो गलत हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, रूट भी है, फ्रैक्शन भी है और मॉड भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या कंडीशन अप्लाई कर देंगे? रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। 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 पहली बेसिक कंडीशन कि रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आ रही है उसको पॉजिटिव लिख देते हैं। तो 1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ 2 अपॉन x माइनस 4 इज शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। हाँ है ना? यहाँ तक कोई डाउट? सर। ठीक है, अब ये मान लो मॉड उधर चला गया तो माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 4। ये उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 1। हाँ है ना? यस सर। क्या मॉड्यूलस अलग अलग कर दे? यस सर। यस सर। 2 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 1। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। तो 2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 4। तो कहने का मतलब क्या है? मॉड ऑफ x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हाँ है ना? यहाँ तक सही किया मैंने? चेक कर लो, बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब मॉड के अंदर क्वांटिटी ग्रेटर देन 2, तो ये भी सिखाया था मैंने आपको। ग्रेटर देन 2 मतलब या तो ये क्या होना चाहिए? 2 से ज्यादा या फिर -2 से कम। हाँ है ना? यस सर। ये उधर चल जाएगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 या फिर x लेस देन इक्वल टू 2। तो बेसिकली क्या आ रहा है? 2 से छोटा, 6 से ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 या फिर और लेस देन इक्वल टू 2। मतलब इन दोनों का क्या ले लो? यूनियन। तो यहाँ से पहली कंडीशन तो ये होगी। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। दूसरा क्या बोला है? ये जो है फ्रैक्शन, ये क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। है ना? यस सर। तो एक कंडीशन क्या हो जाएगी? x नॉट इक्वल टू 4। इसके अलावा भी और कोई कंडीशन है कि हो गया सब कुछ? सर हो गया। हो गया ना? बस यही तो था, एक रूट था और एक फ्रैक्शन था। तो रूट को हमने सॉल्व कर लिया, उसमें मॉड्यूलस भी सॉल्व हो गया और ये भी सॉल्व हो गया। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? -इन्फिनिटी से 2 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। इसके अंदर 4 आ भी नहीं रहा वैसे भी, देखो आ रहा है क्या 4? नो सर। No, sir. तो हमको 4 को एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी। चलो, सर यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? सर आप जो कह रहे थे ऑप्शन में हम चेक कर सकते हैं वैल्यू डाल के, तो अगर हम पहले ऑप्शन चेक कर लेंगे तो हमें एक सॉल्यूशन करने की जरूरत थोड़ी है। हाँ, ये कर सकते हो आप कि मान लो अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जो सेटिस्फाई नहीं, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है ना, 2 ऑप्शन ऐसे आते हैं जिसकी सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो आपको फिर उसमें से स्पेसिफिक होना पड़ेगा। या फिर अगर आपको डायरेक्ट पकड़ में आके कि हाँ ये 3 ऑप्शन गलत है, ये सही होगा, तो अच्छी बात है, आपको फिर सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज आप कर सकते हो ऑप्शन से भी वैल्यू रख रख के देख लो कि कौन सी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रही है। हाँ है ना? लेकिन कभी कभी अगर मान लो नन ऑफ दिस आ गया तो फिर थोड़ी दिक्कत आएगी। मतलब जो भी है, डोमेन वाले क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बेसिक तरीका समझ में आ गया कैसे करना है? Yes, sir. ओके, अब थोड़ा सा इस पे इनइक्वालिटी पे जो आपको मैं अभी समझा रहा था कि अगर मान लो मॉड ऑफ x प्लस वाई है, इसको हम जनरली इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई तभी लिखते हैं, कब बताओ? उनके साइन सेम हो। Sign same हो. लाइन सेम हो, या फिर मैं बोल दूं x और y का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। क्या ये भी सही है? यस सर। x और y का पॉजिटिव तभी होता है जब या तो दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, और जनरली केस में ये क्या होता है, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए एक इनइक्वालिटी बोल दी है। या तो मतलब बेसिकली क्या है कि ये जो वैल्यू है, अगर मान लो कुछ और भी हुआ,
अगर साइन अलग अलग हुए तो कौन ज्यादा होगा, कौन छोटा होगा, कौन बड़ा होगा? अगर मान लो दोनों के साइन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो कौन सी कोड LHS ग्रेटर होगा कि RHS ग्रेटर होगा? RHS अगर RHS. XY नेगेटिव है मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर है तो यहाँ पे ये वाला क्वांटिटी ये पॉजिटिव ये वैल्यू ज्यादा होगी इससे, हाँ है ना? Yes, sir. इससे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसको जनरलाइज करके कैसे लिख दिया कि मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई, है ना? या तो इक्वल होगा Yes, या क्या होगा, लेस देन होगा। लेस कब होगा, जब अपोजिट साइन के होंगे, और इक्वल कब होगा, जब सेम साइन के होंगे। क्लियर है? तो ये पहली इनइक्वालिटी। और सेकेंड इनइक्वालिटी सब्सट्रैक्शन में अगर मान लो x माइनस वाई है, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको अलग लिख रहा हूँ मॉड x माइनस मॉड वाई। अब इस केस में बताओ कौन ग्रेटर होगा, LHS क्या RHS? LHS. LHS वैल्यू रख के देख लें क्योंकि ये अलग अलग सब्सट्रैक्ट है तो LHS, तो ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। वेरी गुड। तो ये दूसरी इनइक्वालिटी क्या होगी, ये वाली। समझ में आ रहा है? तो ये दो इनइक्वालिटी आपको ध्यान रखनी है कि मॉड ऑफ a प्लस बी इज आइदर लेस देन और इक्वल टू a प्लस मॉड b, और मॉड ऑफ a माइनस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b का होल मॉड, है ना? होल मॉड वापस क्यों लगाया, क्योंकि आउटपुट तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर है? ओके, फिर से समझा दीजिए। कौन सा वाला, सेकंड वाला? हाँ यस सर। सेकेंड वाला बोला गया कि दो क्वांटिटी का डिफरेंस जो होगा वो इंडिविजुअल डिफरेंस से हमेशा ज्यादा होगा। आप चाहो तो एग्जांपल लेके समझ लो, जैसे मान लो एक वैल्यू ले ली -7, एक वैल्यू ले ली मान लो मैंने 10, ठीक है। इनका जो आंसर आएगा और जो -7 -10 का जो आंसर आएगा, फिर यहाँ पे तो कितना आ रहा है, -7 -10, ये कितना आ जाएगा, -17। इसका मॉड कितना आ जाएगा, +17, है ना? इंडिविजुअल अलग अलग डिफरेंस लूंगा तो कितना आ जाएगा, -3। तो देखो कौन ज्यादा आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है। यस सर। ओके, तो इसलिए कभी भी डिफरेंस में ये ज्यादा होता है, एडिशन में ये ज्यादा होता है। क्लियर है? यस सर। Yes, ठीक sir. है, ये एकदम बाय हार्ट याद होनी चाहिए कि इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब जेईई एडवांस में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दिखने में तो भी आसान दिख रहा है, लेकिन इसका जब एप्लीकेशन आता है तब बहुत मेहनत लगती है सॉल्व करने में। इसलिए ये रिजल्ट तो आपको ध्यान रखना ही है कि मॉड x प्लस मॉड y, इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि आप ट्रायंगल में आपने पढ़ी थी 10th में इनइक्वालिटी, द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, है ना? Yes, sir. Yes, the sum sir. of the ये वही है, the sum of the two side of the triangle is always greater than the third side। मतलब इसको इसलिए इसको नाम क्या दिया, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। चलो अब इसको अप्लाई करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन में। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बोला गया है, दो मॉड गिवन है, एक दिया है मॉड ऑफ x माइनस 1, दूसरा दिया है मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 4, है ना? अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ध्यान समझना। अब देखो यहाँ पे मॉड्यूलस दो जगह ब्रेक होंगे, ये वाला मॉड कहाँ पे ब्रेक होगा, 1 पे, और ये वाला मॉड कहाँ पे ब्रेक होगा, 2 पे. 2 पे। तो आपको हाँ, तो 1 और 2 को दोनों कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, एक 1 को एक 2 को, तो यहाँ पे 3 रीजन होगा, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। तीनों में ये मॉड अलग अलग खुलेंगे। सब अब एक एक रीजन को सॉल्व करना है। तो या तो x की वैल्यू इस रीजन में होगी, है ना, या तो x की वैल्यू इस रीजन में आएगी, या तो x की वैल्यू इस रीजन में आएगी। तीनों में से किसी एक में आएगी ना, दो जगह तो नहीं आ सकती, है ना? No, sir. तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, या यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, या तो ये फर्स्ट वाला रीजन में आंसर आएगा, या तो इधर आएगा, या तो इधर आएगा। तो तीनों रीजन को सॉल्व करके फाइनली आप क्या लोगे, उसका यूनियन के इंटरसेक्शन, Union. इसलिए कभी भी जो हिंदी का वर्ड है कभी आपको मतलब गलती नहीं करवाएगा। या तो फर्स्ट रीजन में आंसर आएगा, या तो सेकंड रीजन में आएगा, या थर्ड रीजन में आएगा। तो इन तीनों आंसर का हम क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। तो आप एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला रीजन को सॉल्व करता हूँ। पहला रीजन में कंडीशन क्या है, अगर x ग्रेटर देन 2 है, पहले रीजन में मैंने क्या बोला, ये फर्स्ट रीजन, x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर बोलो या इक्वल बोलो, बात एक ही, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर ग्रेटर देन 2 है तो मतलब देखो x की वैल्यू अगर 2 से ज्यादा, तो ये मॉड और ये मॉड कैसे ओपन होंगे, दोनों पॉजिटिव ओपन होंगे कि नेगेटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव ओपन होंगे, है ना? तो जैसे हैं वैसे के वैसे ओपन हो जाएंगे। तो इसको वैसे के वैसे ओपन कर दोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 4, 2x लेस देन इक्वल टू 7, सो x लेस देन इक्वल टू 7/2, है ना? Yes, sir. अब देखो ये इनिशियल कंडीशन थी, ये फाइनल आंसर आया। तो इन दोनों का आपस में क्या होगा, यूनियन के इंटरसेक्शन। अब अब देखो सोचना कैसे, क्या दोनों को सेटिस्फाई होना चाहिए कि किसी एक को सेटिस्फाई, और इन दोनों के बीच में और होगा कि एंड होगा, ऐसे सोचो। इसका और इसका दोनों सेटिस्फाई होना जरूरी है और कि एंड होगा, आराम से सोचो। एंड होगा.
एंड एंड होगा होगा। ना, ये बेसिक कंडीशन है और फाइनल आंसर आया, तो इसका और इसका दोनों को सेटिस्फाई होना जरूरी, तो आपस में क्या होगा, एंड की कंडीशन होगी ना, तो इनका आपस में क्या Yes, लेंगे, sir. इंटरसेक्शन। क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बोल रहा है 2, एक हो रहा है 7/2, तो यहाँ से आ रहा है लेस देन इक्वल टू 7/2, और यहाँ पे क्या बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये आया ना। Yes, sir. तो ये रीजन 1 का आंसर आ गया। अब रीजन 2 पे आते हैं। रीजन 2 मतलब 1 और 2 के बीच में सेकंड रीजन। सेकंड रीजन मतलब x की वैल्यू जब 1 से लेके 2 के बीच में लाई करेगी। अब इक्वलिटी लगाओ नहीं लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहां तक समझ में आया? अब 1 और 2 के बीच में अगर है तो 2 से छोटा है, तो ये मोड कैसा ओपन होगा, नेगेटिव के पॉजिटिव, Negative. Sir, negative. नेगेटिव, तो ये वाला मोड नेगेटिव ओपन हो जाएगा, और 1 से तो ज्यादा है तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, है ना, जैसा sir. वैसे। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो ये मोड ऐसा कैसा ओपन हो जाएगा, और x की वैल्यू 2 से कम है तो ये मोड नेगेटिव ओपन होगा, लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा, x ही चला जाएगा, x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 4, तो x ही उड़ गया, है ना। Yes, sir. क्या बचेगा, 1 लेस देन इक्वल टू 4, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से आपको बेसिक कंडीशन क्या आएगी, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में। क्लियर है, Yes, sir. आ रहा है समझ में। यस सर। अब थर्ड रीजन, थर्ड रीजन कौन सा है, So less than. लेस देन 1। लेस देन 1। x की वैल्यू लेस देन 1, लेस देन 1 में क्या होगा, दोनों मोड x की वैल्यू 1 से छोटे, तो ये भी नेगेटिव ओपन होगा और ये भी नेगेटिव ओपन होगा, है ना। यस Yes, सर। sir. इसको भी नेगेटिव ओपन कर दो, इसको भी नेगेटिव ओपन कर दो, लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, ये माइनस प्लस 1 और ये प्लस 2, तो 1 प्लस 2 3। यहाँ से आपका देखो क्या आएगा, 2x उधर चल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। अब इसका और इसका वापस क्या लेंगे, यूनियन के इंटरसेक्शन, एक ही अंदर है तो Intersection. इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। ठीक है, तो देख लेते हैं इनका इंटरसेक्शन क्या आता है। एक -1/2 है और एक 1 है, एक बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, एक बोल रहा है लेस देन 1, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ये, तो यहाँ से आंसर आएगा आपका -1/2 से 1। क्लियर है। Yes, sir. और Yes, sir. अब इन तीनों फाइनल सॉल्यूशन का, ये 1 2 और 3 का आपस में क्या लेंगे, Union. यूनियन। क्या लेंगे, यूनियन। आया समझ में। Yes, sir. यस सर। ठीक है, इसको रिपीट वापस सॉल्व करना घर जाके, ठीक है, तो ही आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। ये भी क्लास में हम इलस्ट्रेशन सीख रहे हैं, तो ऐसे इलस्ट्रेशन को आपको वापस घर पे जाके ट्राई करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक और देख लो, 2x माइनस 1 का मॉड प्लस x लेस देन इक्वल टू 10। इसको भी सॉल्व करने के दो अलग अलग तरीके हैं, एक बार समझ लो इसको अच्छे से। क्या करें बताओ, पहले स्टेप आप सोचो थोड़ा। यहाँ पे मॉड किस पे है, 1/2। 1/2, एक ही मॉड्यूलस है, हाँ है ना। Yes, बोलो sir. एक ही जगह मॉड है ना, बाकी जगह तो सिंपल है, तो या तो यहाँ पे दो ही रीजन कंसीडर करने, हाँ है ना। Yes, sir. यस सर। एक पहला x ग्रेटर देन 1/2, तो ग्रेटर देन 1/2 है तो ये मॉड पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, Yes, sir. तो उसको सॉल्व कर लोगे, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा आपका, 3x लेस देन इक्वल टू 11, x लेस देन इक्वल टू 11/3। अब इसका और इसका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, एक है 1/2 और एक है 11/3, तो बोल रहा है लेस देन 1/2 और बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी लेस देन इक्वल टू 11/3, आया ना। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये वाला रीजन, बोलो यहाँ से क्या आया, -∞ से 1/2, समझ में आया। यस सर। ठीक ग्रेटर देन 1/2। Greater than 1/2. है, अच्छा सॉरी ग्रेटर देन 1/2, गलती कर दी, हाँ ग्रेटर देन 1/2 था ना। ठीक है, देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, इनिशियल कंडीशन क्या थी, ग्रेटर देन 1/2, तो उसको ग्रेटर देन 1/2 कर दे, और दूसरा क्या था, लेस देन इक्वल टू 11/3। इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये वाला, है ना। Yes, sir. तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 से 11/3 क्लोज ब्रैकेट। क्लियर है। अब Yes, sir. ये पहले सॉल्यूशन का आंसर आया, दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये वाला रीजन, सॉरी ये वाला तो हो गया अपना सेकंड रीजन, x लेस देन 1/2, लेस देन 1/2 में क्या हो जाएगा, नेगेटिव ओपन होगा मॉड, नेगेटिव ओपन हो जाएगा। अब इसको भी सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे, और इसका और इस आंसर का क्या लेंगे अपन, अगेन Union. यूनियन। वेरी, कर लोगे सॉल्व अप। यस सर। sir. ओके, दूसरा एक और था कि मान लो आपने x को उधर भेज दिया, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 10 - x,
फिर आपको जो बेसिक कंडीशन मैंने बताई थी मॉड एक्स लेस देन ए, वो वाली कंडीशन अप्लाई कर देना है ना। ये मेथड 2। बाकी आपका ये मेथड 1 ज्यादा सही है, आप इसी को फॉलो करना। चलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ये मॉड्यूलस sir. फंक्शन कंप्लीट हुआ अपना अभी तक, मतलब मॉड्यूलस फंक्शन का आपको मैंने बेसिक बता दिया है। थोड़ा बहुत समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके ग्रेट। आगे बढ़े कि थक गए इतने ही रखें? आपकी मर्जी। तुम बताओ हजम कर पाओगे? अगला टॉपिक, अगला Yes, ग्रेटेस्ट sir. इंटीजर फंक्शन है। हो जाएगा। हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है चलो इसको भी वाइंड अप कर ले रहे, बस इतना ही करेंगे। इसके बाद फिर आगे के जो स्पेशल फंक्शन नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ये भी देखो आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा होता है, ध्यान सुनते जाना प्रॉपर्टीज। इसका आंसर जो होगा वो इसका डेफिनेशन क्या होता है? इट इज आंसर क्या आता है? इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, ये एक्स एक्सिस, कोई भी मैं यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ, सपोज मैंने ली वैल्यू 3.7। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे 4 आता है। 3.7 कहीं ना कहीं बीच में आएगा, हाँ है ना? Yes, sir. यहाँ पे 3.7 आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन क्या है? कि 3.7 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर। अब इससे छोटे बहुत सारे इंटीजर आ रहे हैं, 3, 2, 1, -1, हाँ है ना, 0। Yes, तो इन सब sir. में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? 3. 3 है। सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 के बराबर। क्या है, समझ में आया? ये बेसिक डेफिनेशन थी। तो भाई और दूसरा समझाने का तरीका क्या होता था कि अगर अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी जो भी इंटीजर पार्ट है वो इसका आंसर आ जाएगा। 3.7 का इंटीजर पार्ट क्या है? 3 है ना। 4.98 का इंटीजर बताओ क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 4. 4 है। बस अब नेगेटिव नंबर के टाइम थोड़ा आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ कोई नेगेटिव नंबर, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने नेगेटिव नंबर लिया -1.8, तो -1.8 कहाँ पे आएगा? 2. -2 यहाँ पे आएगा -1.8। Yes, sir. अब इससे छोटा सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? -2. -2। तो इसका ग्रेटेस्ट -2. इंटीजर आएगा -2 है। आ रहा है समझ में क्यों होता है ऐसा? Yes, sir. Yes. क्लियर है? -7.4 का आंसर, -8. -8. -3.99 का आंसर, -4 -4. 4. 5.6 का आंसर, -6. 5 5 5. 5. 5 है ना, पॉजिटिव है। ठीक है Yes, sir. चलो ये हो गया। अब अब देखो अपन को सॉल्व करनी इक्वेशन। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई। अच्छा इसका ग्राफ भी आपको अगर थोड़ा बहुत ध्यान है तो स्टेप बाय स्टेप फंक्शन बनता था, हाँ है ना। Yes, sir. जैसे अगर मैं बोलूं 0, अच्छा इसके वैल्यू बताओ 0.89 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 0. 0 1. कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है तो कहने का मतलब क्या है कि 0 और 1 के बीच में जो भी आंसर होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। 0. और 0 पे भी कितना आएगा? 0। 1 पे कितना आएगा? 1। Yes, 1. sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 कितना होगा? 1 होगा, हाँ है ना। और 1 और 2 के बीच में जो भी वैल्यू होगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वापस आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1.2, 1.3, 1.4 का आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। और 2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 के बराबर। 2. तो ऐसे ऐसे इसका ग्राफ बनता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? अगर आगे जाके सीखूंगा मैं, बोलो पीरियोडिक No. फंक्शन नहीं। No, Yes, sir. sir. आगे जाके सीखेंगे पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। ठीक है पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करा। अब यहाँ पे 1 के बाद ग्राफ ऊपर चला जा रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। सेम टाइप का दिख तो रहा है लेकिन अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है ना। ऐसे आगे जाकर Sir. क्लियर है सबको? ठीक है इसका ग्राफ हो गया, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। चलो अब एक एक करके शांति से सॉल्व करना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और इनका यूज होगा बहुत आगे जाके। इसका सॉल्यूशन बताओ क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, इसका आंसर 2 आ रहा था। एक्स की वैल्यू क्या होगी? क्या क्या हो सकती है? क्लोज ब्रैकेट 2 ओपन ब्रैकेट 3। 2 से 3 तक 2 से 2. 2 से 3 तक. 2 से लेके 3. तक, हाँ है ना। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.9 उन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। ये समझ में आया? Yes, sir. सबको क्लियर है? Sir. बोलो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू मान लो 7 है। अब बताओ आंसर।
सर 7 to 7 8. 7 से 8. 7 से 8, वेरी गुड। अब नेगेटिव नंबर अगर आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 है, तो बताओ अब आंसर, x की वैल्यू कहां से कहां तक लाएगी? -1 से -2. -1 से -2. वेरी गुड, -1 पे ओपन ब्रैकेट, -2 पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इसमें कम हो जाएगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ऐसे याद करें, पॉजिटिव नंबर है तो 2 के बाद अगला नंबर 2 से लेके 3 ज्यादा आगे बढ़ना है, 7 से लेके 8, हाँ है ना। अगर यहाँ पे होता Sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 तो क्या आता आंसर, 10 से लेके 11, हाँ है ना। और नेगेटिव नंबर में कम कर देना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आ रहा है मान लो -7, तो क्या करोगे, -6 से -7। क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. ओके, चलो और आगे सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x - 3 = 5, तो x की वैल्यू क्या होगी? बताओ। सर 4 से 5. अब देखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो भी वैल्यू हो, ये 5 आ रही, तो ये वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए? अभी सिखाया था, बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी क्वांटिटी अगर है मान लो 5 के बराबर, तो वो किसके बीच में लाई करेगी? 5 to 5 से 6. 6. 5 से 6 के बीच में ना। तो बस वही काम करना है आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर दो भी क्वांटिटी अगर वो 5 के बराबर है, तो मतलब वो वैल्यू 5 से लेके 6 के बीच में लाई कर रही है, ना। Yes sir. अब ये सिंपल इनइक्वालिटी होगी, दोनों तरफ 3 ऐड कर दोगे। 3 ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 9/2। तो आंसर कितना आएगा 4 से 9/2। आया समझ में? Yes sir. ठीक है। अच्छा, ये एक और अच्छा क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? सर नॉट पॉसिबल। वेरी गुड, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है क्या? अगेन No sir. क्यों? No, sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट हमेशा क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। Integer. 2.9 आ रहा है, ये कभी पॉसिबल होगा क्या x किसी वैल्यू के लिए? No sir. तो x बिलोंग्स टू नल सेट 5, है ना। Yes sir. Yes sir. यहाँ पे चलो, अब देखो ये इक्वेलिटी के सॉल्यूशन निकाला, अब इनइक्वेलिटी पे अब थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अच्छा तो कुछ नहीं है, नॉर्मल ही है। बताओ फर्स्ट का आंसर शांति से। x की वैल्यू में क्या रखो ताकि आंसर 2 से कम है, तो यहाँ पे x का सॉल्यूशन क्या आएगा? -infinity से 2. -इन्फिनिटी से 2 पे ओपन ब्रैकेट, है ना। Yes sir. देखो सही है, x की वैल्यू 2 से कोई भी छोटी रखो, उसका आंसर हमेशा 2 से कम आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, Yes sir. है ना। अच्छा, अब अगर मान लो ये होता ग्रेटर देन इक्वल टू, तो अब बताओ x की वैल्यू। सर 2 से इंफिनिटी। 2 से इन्फिनिटी, सही है। Yes sir. Sir. क्रॉस चेक करके देख लो, कोई भी वैल्यू रखो, 2, 2.1, 2.2, 2.3, उसका इंटीजर है तो 2 आएगा, 2 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, हाँ है ना। अच्छा, ये होता अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 4, अब बताओ। सर 4 से इंफिनिटी। 5 से infinity. बताओ, हाँ सोच के बताओ। 4 से इन्फिनिटी लिखोगे 5 से इन्फिनिटी? वैल्यू रख के देख लो आंसर। 4 से अगर मैं लिखता हूँ 4 से इन्फिनिटी, तो 4.5 रखूंगा तो क्या सेटिस्फाई करेगा? 5 से infinity. गलत होगा ना। 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा, 4 Yes है sir. ना। आंसर क्या आएगा? Yes, sir. 5 से infinity. 5 से इन्फिनिटी, ये सही है। ठीक है, देखो गलती करवा रहा है, समझ में आ रहा है कितना बेसिक Yes, बेसिक sir. क्वेश्चन है। यस सर। अब दिमाग लगाओ, सी में उसका आंसर बताओ, सी का। ये जो आपने ग्रेटर देन 4 वाला बताया, एक बार दोबारा बता। हाँ, ग्रेटर देन 4, यहाँ पे बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का आंसर जो होना चाहिए ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो अब इसमें x की वैल्यू क्या क्या अलाउड है ये पूछ रहे थे, तो कोई बच्चे बोले थे 4 से इन्फिनिटी। अब 4 से इन्फिनिटी गलत क्यों हुआ? क्योंकि अगर मैं 4 से ज्यादा कोई भी वैल्यू रखूं, 4.5 रखूं, 4.7 रखूं, 4.8 रखूं, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 4 आएगा, हाँ है ना। तो 4 इज ग्रेटर देन 4 सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं करेगा, हाँ है ना। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5 या 5 से ज्यादा, तभी वो क्या होगा? 4 से ज्यादा होगी। क्लियर है? यहाँ पे इक्वेलिटी होती तो मैं 4 से इन्फिनिटी कर सकता, जैसे यहाँ पे था ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वेलिटी थी तो मैंने क्या लिखा? 2 से इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे इक्वेलिटी नहीं है तो क्या लिखना पड़ेगा? 5 से इन्फिनिटी। आया समझ में? हेलो, नहीं आया? आगे सर।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगेन इक्वलिटी नहीं है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के दो भी क्वांटिटी 3 से ज्यादा है, मतलब ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए अंदर वाली, So 4 से infinity. 4 से infinity. मतलब 4 से ज्यादा, Yes, sir. मतलब देखो अभी अपने सीखा रूट ऑफ एक्स ग्रेटर देन 4 है, मतलब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी वैल्यू 3 से ज्यादा, तो मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू आनी चाहिए 4 या 4 से ज्यादा होनी चाहिए, है ना? Yes, अभी sir. वैल्यू बस यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 2 टू से infinity. 2 से, क्लियर हुआ? Yes, sir. चलो अगला, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो बोला गया लेस देन इक्वल टू 2, तो ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए, 2 से अगर छोटी रखनी है तो Minus infinity से 1. Minus infinity से नहीं, 2 से छोटी, हाँ मतलब कहां से कहां तक, Infinity से 2. 2 के 3, 2 सोच के देखो। Sir, अगर आप अगर आप बोलते हो 2, अगर बोलते हो 2, 3. अगर मैं 2.3 रखूं तो क्या गलत होगा? Yes, sir. 2.3 सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? अगर इसकी वैल्यू मान लो 2.3 है, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, 2 के बराबर ही तो है, Yes, sir. yes 2.9 भी सेटिस्फाई करेगा, है ना? Yes, sir. क्योंकि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 2 के बराबर, बोलो Yes, sir. ये आ रहा समझ में? Sir आ रहा है. आ गया, तो यहाँ पे Clear है। ग्रेट इक्वेलिटी है ना, तो लेस देन इक्वल टू सर दोबारा बता दो सर, नहीं आया सर। नहीं आया, कोई बात नहीं, चलो देखो एक बार और। दोनों को ध्यान समझना, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर सपोज लिख रहा हूँ ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे बताओ एक्स की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, शांति से एक्स की वैल्यू क्या क्या रखो ताकि आंसर 5 से ज्यादा है, 6 से infinity. 5.6. 6 से 6 infinity. से लेके इन्फिनिटी, हाँ है ना, 5 से ज्यादा होनी चाहिए, इक्वेलिटी नहीं है, 6 से इन्फिनिटी, बोलो समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, अगर 5.2 रुकूं 5.7 रखूं सबका आंसर 5 आएगा, लेकिन 5 के बराबर चाहिए क्या मुझे, ग्रेटर देन 5 चाहिए, इक्वलिटी टू 5 नहीं चाहिए, हाँ है ना? Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. यस सर। ठीक है, और यहीं पे अगर ये इक्वलिटी होती, अब 5 से infinity. 5 से अब infinity. 5 से इन्फिनिटी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक पहला पोर्शन हो गया। अब सेकंड इसी में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, मान लो लिखा मैंने लेस देन 4, मुझे 4 से कम चाहिए, अब सोच के बताओ एक्स की वैल्यू क्या क्या अलाउड है? सर 3 से कम। अब देखो 4 से कम चाहिए मुझे, अब वैल्यू रखता हूं मान लो मैं फॉर एग्जांपल 4 तो 4 से ज्यादा तो नहीं रख सकता हूं, 4.5 वगैरह, है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं 3.1 रख सकता हूं, Yes, sir. Yes, sir. 3.8 रख सकता हूं, Yes, sir. Yes, Yes, है sir. ना? तो मतलब 3.9 तक रख सकते हैं, मतलब 4 से कम चाहिए, है ना? Yes, sir. yes, sir. सही है, Yes, sir. और यहीं पे अगर ये इक्वेलिटी भी आ जाती, अब सोचो आराम से, अब 4 भी अलाउड है, तो 4 भी अगर अलाउड है तो वैल्यू 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.9 तक जा सकती है, Yes, sir. मतलब कहां तक जा सकती है, 5 तक, 5 से. 5 तक, आया समझ में? अब Yes, sir. देख लो चारों एक बार अच्छे से, इसको ग्राफिकली भी खैर समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉजिकली भी आप समझोगे तो कोई गलती नहीं है। यहाँ पे देखो 4 भी अलाउड है, यहाँ पे 4 भी अलाउड है, और आपको पता है अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 4 के बराबर है तो आपका आंसर क्या आता था, 4 से 5 तक आता था ना, याद आ Yes, रहा है? sir. अगर वैल्यू 4 के बराबर आ रही है मतलब वैल्यू कहां तक जा सकती है, 5 तक जा सकती है, मतलब ओपन ब्रैकेट 5 तक, यहाँ पे भी 4 अलाउड, इसलिए ओपन ब्रैकेट क्या करा 5, यहाँ पे इक्वेलिटी नहीं थी इसलिए 4 तक ही रह गया, ठीक है? और लॉजिकली आप वैल्यू रख रख के भी देख लेना, ठीक है? बोलो Yes, sir. Yes, sir. तो यही लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे इक्वेलिटी भी थी इसलिए वैल्यू 3 तक जा सकती है, यहाँ पे इक्वेलिटी थी इसलिए वैल्यू कहां तक जा सकती है, 3 तक, इसलिए क्या बोला लेस देन 3, है ना? Yes, sir. ठीक, चलो अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर मान लो कोई इंटीजर साथ में तो इसको आप अलग कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x + 5, तो अगर कोई इंटीजर ऐड हो रहा है तो अब इसको इस तरह से ब्रेक अलग अलग कर सकते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा मैंने 8.3, 8.3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें से अगर मान लो मैंने 5 अलग कर लिया, 2.3 अलग कर लिया, इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ, है ना? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर इंटीजर ऐड हो रहा है तो उसको आप अलग कर सकते हो, ऐड हो रहा है सब्सट्रैक्ट भी हो रहा है
तो भी आप इसको क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। मतलब इंटीजर पोर्शन को बाहर निकाल सकते हो, ये प्रॉपर्टी होती है, प्लस हो या माइनस हो, ठीक है। तो इंटीजर पार्ट अलग से आप निकाल सकते हो वेरिएबल के साथ। चलो अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। शांति से क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई करो प्रॉपरली, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 4, और ये क्वांटिटी रूट के अंदर आ रही है। आगे ये लोग टी मान के भी कर सकते हो जैसे वहां पे किया था। चलो करें ट्राई, आया आंसर? देखो ध्यान से, जैसे अपन ने मॉड्यूलस में करा था, यहाँ पे भी मैंने क्या करा, ग्रेटेस्ट इंटीजर को टी मान लिया। इससे क्या क्वेश्चन थोड़ा दिखने में आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, टी मान लो, टी मान के 2 फैक्टर बना लिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, एनीवन? नो सर। ये सबको समझ में आया? यहाँ पे मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया, 2 फैक्टर बना लिया। अब रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है वो कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रूट के अंदर क्वांटिटी को हम क्या कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन दोनों फैक्टर है टी, यहाँ पे प्लॉट कर देंगे टी के हिसाब से। एक है -1, दूसरा है +4, प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव पोर्शन लेना है। ये दे लिया पॉजिटिव पोर्शन। यहां तक समझ में आ गया? मतलब टी की वैल्यू या तो -1 से छोटी होनी चाहिए या फिर 4 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। हाँ है ना? तो इससे सॉल्यूशन क्या आएगा आपका, t बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 4 से इंफिनिटी। हाँ है ना? सर ये t की वैल्यू है। लेकिन अपन को क्या सोचना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अपन को फाइनल आंसर क्या निकालना है, x निकालना है। तो t मेरा था ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अब दोनों को सॉल्व करते हैं। पहला क्या था कि या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1, -1। है ना? यस सर। टी मतलब क्या था, टी लेस देन इक्वल टू -1। इसमें टी से लिख देता हूं पहले। यहाँ से 2 सॉल्यूशन है मेरे पास। 2 सॉल्यूशन क्या क्या है, टी की वैल्यू या तो -1 से छोटी हो या फिर 4 से क्या हो, ज्यादा हो, या मतलब और। टी मतलब टी की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिख दिया, लेस देन इक्वल टू -1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और अभी हमने सीखा था, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 4 से बड़ा है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, सोच के बताओ। 5 से infinity. 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू है 4 से इन्फिनिटी। 4 से इंफिनिटी। 4 से इंफिनिटी ना, इक्वलिटी भी तो है। यस सर। है ना? 4, 4.1, 4.2 सारी अलाउड। अगर इक्वलिटी नहीं होती तो 5 से इंफिनिटी होता। है ना? यस सर। अब नेगेटिव है, -1 से छोटा। सर माइनस इन्फिनिटी से ऐसा सोचो कि x की वैल्यू देखो क्या क्या अलाउड है, -1 अलाउड है, -2 अलाउड है, -3 अलाउड है। ये सारी वैल्यू आ सकती है ना? बेसिकली ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 से छोटा। -1 से छोटा मतलब कौन कौन से नंबर होते हैं -1 से छोटे, -1 से छोटा और इक्वल। तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो -1, अच्छा -1 कब आता है? 0 से 1 में, -0 से -1 में। -1 कब आता है? Yes, sir. 0 से -1. 0 से -1। 0 से -1 है ना? ठीक है। -2 कब आएगा?
-1 से -2 -1 से -2 -1 से -2, वेरी गुड। तो बेसिकली स्टार्ट कहां से हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है, हाँ है ना? यस सर। -1 इंक्लूडेड है, तो -1 इंक्लूडेड है तो वैल्यू क्या होनी चाहिए? ओपन ब्रैकेट 0 से लेके -इन्फिनिटी तक सारी। सर क्लोज ब्रैकेट हो सकते हैं सर 0 की जगह। नहीं, 0 पे क्लोज, क्योंकि 0 अगर 0 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा ना। नहीं सर, अगर -1 लिखेंगे तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे तो। हाँ, -1 लिखेंगे तो क्लोज ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू -1 था ना, तो 0.2, 0.3, 0.4 नेगेटिव भी अलाउड है, हाँ है ना? यस इसको सर। इसको ऐसे सोच लिया करो, एक एक करके वैल्यू ले लेगा। जैसे -1 लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 कब आएगा? जब x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? 0 से लेके -1 के बीच में ना, ओपन ब्रैकेट 0 से -1। मेरा सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट होगा? यहीं से स्टार्ट होगा। फिर देखो -1, फिर -1 से -2, फिर -2 से -3, -3 से -4, मतलब बेसिकली -इन्फिनिटी से 0 तक आएगा। यस सर। आया कि नहीं आया समझ में? और इसका क्या लेना है आपको? यूनियन। क्या लेना है? यूनियन। यूनियन। तो आपका आंसर देखो क्या आएगा? -इन्फिनिटी से 0, ओपन ब्रैकेट, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। आया समझ में? सबसे पहले इसको टी माना, टी को अलग अलग देख लिया, एक बोला था टी -1 से छोटा या फिर 4 से ज्यादा। ये दो सॉल्यूशन आए थे, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लिया, फाइनल दोनों का क्या ले लिया? यूनियन। दोनों को क्या ले लिया? यूनियन। ठीक है। जैसे अगर आपको ये नेगेटिव वाला समझ में नहीं तो वापस एक बार देख लो, यहाँ पे मैंने जो समझाया था, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन और इक्वल टू, मान लो लिखा -3, ध्यान समझना, ठीक है? तो अगर -3 से छोटा चाहिए, मतलब -3 भी अलाउड है ना? -3 भी अलाउड है, -4 भी अलाउड है। तो अब इसको ऐसे सोचो, देखो -3, -4 ये सब चाहिए, तो -3 कब आता है? x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? एक कम, इसमें कम करते हैं अपन, याद आ रहा है? -3 से -2 तक, है ना? याद आ रहा है? -4 का के लिए आंसर क्या आ जाएगा? कम करोगे तो -3 से लेके -4, सॉरी -4 से लेके -3 तक, है ना? तो बेसिकली देखो अब ये कंटिन्यूशन हो गया, -2 से -3, -3 से -4, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? बेसिकली कहां से स्टार्ट होगा? -2 से स्टार्ट होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -इन्फिनिटी से -2। ठीक है, तो अगर इक्वेलिटी आती है तो एक कम कर देना, -इन्फिनिटी से -3, या फिर इसको अगर ग्राफ से समझना तो ग्राफिकली भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर -इन्फिनिटी से -2 कैसे हुआ? देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -3 चाहिए, -3 से छोटी चाहिए, तो x की वैल्यू आप क्या रखोगे? -इन्फिनिटी से -2 रखोगे ना। रख के देख लो, -4, -5, -7, -8, -2.3, -2.7, है ना? उन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 से छोटा ही आएगा। यस सर। -2.7 रख लो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? -3। -2.8 रख लो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? -3। तो इक्वेलिटी भी थी। तो -4 होगा ना? -2.8। अच्छा, तो माइनस। देखो आपको कंफ्यूजन हो, ग्राफिकली इसको समझो। देखो ग्राफ, इसको याद कर लो, ग्राफ कैसा होता है? स्टार्ट, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन। अब इसी ग्राफ को रिपीट करते जाओ, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, फिर क्लोज ओपन, पीछे, मतलब बेसिकली आगे क्लोज पीछे ओपन, फिर आगे क्लोज पीछे ओपन, फिर आगे क्लोज पीछे ओपन। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुटअप कर दो, तो ग्राफिकली भी चीजें और ज्यादा अच्छे से दिख जाएगी। ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, एक एक करके इंटीजर पुटअप कर देगा। ये होता है 3, फिर यहाँ पे 0 के बाद इधर आएगा -1, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -3, और यहाँ पे भी इंटीजर आपके आ जाएंगे 1, 2, 0 के नीचे -1, -2, -3। अब देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं, ध्यान से देखो, कंफ्यूजन हो ऐसे सोच लो। अगर मैं बोलता हूं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रेटेस्ट नेगेटिव का एग्जांपल लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू मान लो मैंने बोला -1 से छोटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड बी लेस देन और इक्वल टू -1। मतलब ये आपका क्या हो गया? y हो गया, आया ना? ग्रेटेस्ट मतलब पूरा y, बोलो ये ग्राफ किसका? y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ है ना? ठीक है, तो ये y की वैल्यू -1 से छोटी चाहिए, -1 से छोटी चाहिए, मतलब देखो कौन सा रीजन चाहिए आपको? ये वाला, आया ना? ये वाला ग्राफ चाहिए, बोलो। यस सर।
मतलब Yes, y की sir. वैल्यू कहां से कहां तक थी, -1 से छोटी चीज है। वो क्वेश्चन में क्या बोला है, लेस देन और इक्वल टू -1, मतलब ये वाला रीजन। तो इस रीजन के करस्पॉन्डिंग मेरे x में कौन सा ग्राफ आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो मेरी x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। देखो x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेके -∞ तक। इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग x कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके -∞। आया समझ में अब। दूसरा अगर मैं बोलता x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन, मान लो बोलता 2, क्या बोलता ग्रेटर देन 2। तो अगर x ग्रेटर देन 2 बोला मतलब 2 से ज्यादा, 2 से क्या बोला मैंने, ज्यादा। तो 2 से ज्यादा वाला ग्राफ कौन सा होता, ये वाला आया ना। यस सर। ये वाला ग्राफ मेरा 2 से ज्यादा होता है, उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या होती, 3 से ज्यादा। ठीक है, दोनों लॉजिक है, आपको जो समझ में आए, दोनों मैंने तरीके सिखा दिए। घर पे प्रैक्टिस करोगे तो ही खुद से समझ पाओगे, रटना नहीं है इसको, खुद से लॉजिकली खुद को समझाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चलो अगला पार्ट करो। 1/√ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये y है, इसका डोमेन निकालना है। हर क्वेश्चन में अच्छी अच्छी वेराइटी आ रही है आज के लेक्चर में, ये आपको समझना। घर पे जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा उनको बहुत ईमानदारी से ट्राई करना। डोमेन रेंज ऐसा टॉपिक है जिसको जितना स्ट्रॉन्ग करो उतना फायदा है। मेहनत तो लगेगी, दिमाग भी लगेगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक कोई भी वेरिएबल लिया x और एक लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, सेम का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसमें कौन ग्रेटर होगा, LHS क्या RHS? LHS. RHS सोच के बोलो। RHS LHS वैल्यू रख के देख लो, यहाँ पे कोई नंबर ले लो x और सेम का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो जो भी आंसर आएगा कौन ज्यादा होगा, LHS क्या RHS? LHS होगा सर। LHS ही ज्यादा होगा ना, हाँ है ना। अगर मान लो इंटीजर नहीं है तो, अगर इंटीजर नहीं है, इंटीजर के अलावा कोई भी वैल्यू रखो, जैसे मान लो रखा 2.8 और इधर रखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.8, तो कौन ग्रेटर होगा, X. है ना। और मान लो अगर x की वैल्यू इंटीजर है, अगर x की वैल्यू इंटीजर है तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, Yes, है ना। sir. तो बेसिकली दोनों का कंबाइंड पोर्शन क्या आ गया कि जो हमेशा x होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर से क्या होगा, या तो ज्यादा होगा या तो क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है, बोलो। Yes, ठीक है, sir. बराबर तभी होगा जब आंसर क्या होगा, इंटीजर होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर। क्लियर है यहां तक, ठीक है। Yes. तो सेम यहाँ पे रूट के अंदर एक क्वांटिटी है और वो डिनोमिनेटर में है, तो पहली चीज तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, हाँ है ना। Yes, sir. ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। और ये 0 कब आती है, जब x की वैल्यू क्या हो, मतलब दोनों इक्वल कब होंगे, teaser 0.7 में. इंटीजर इंटीजर। Yes, ये sir. 0 कब होगा, जब x क्या होगा, इंटीजर। और ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, x तो हमेशा क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर से x ज्यादा ही होता है। उसका फाइनल आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू सारी रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर, एक्सेप्ट इंटीजर। आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, बस इंटीजर नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि अगर आपने इंटीजर रखा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हुआ, बोलो। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, x जो भी नंबर होगा वो हमेशा उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर से क्या होगा, या तो ज्यादा होगा या फिर इक्वल होगा। क्लियर है, कभी भी लेस होगा क्या, नहीं। ठीक है, Yes, sir. चलो एक फटाफट एक क्वेश्चन और देख लो। मॉड्यूलस ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो यहाँ से x का आंसर क्या है, x की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, x की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ, 4, 3, -1, 3.2, 3.8, 3.6, 3.6, -3.4, क्या क्या अलाउड है। -4 से 5 -5 और 4 से 5 -4 से -5 मतलब इस उल्टा बोलो ना, -5 से -4 आएगा, 5 से -4. और 4 से 5.
ठीक है, चेक कर लेते हैं। माइनस इसमें अगर वैल्यू रखोगे -4.8, तो -4.8 का मॉड का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 4.8। हाँ सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो कैसे सोचेंगे? देखो ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक कोई फंक्शन है और उसका वैल्यू 4 के बराबर आ रही है। सबसे पहले इसको बेसिक से समझते हैं। इसको अपन मान लो कुछ बोल देते हैं टी, क्या बोलते हैं? टी बोलते हैं मान लो, इसको मान लो टी नाम दे दिया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आंसर कब आता है? तो टी की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? 4 से 5, बोलो। 4 से 5, 4 to 5 हाँ है ना? अब सबको लॉजिक समझ में आ रहा है ना? 4 से लेके 5, Yes, 4.1, 4.2, Yes. 4.3, Yes, sir. 4.9। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज आ गई, दिस एंड दिस। तो पहले तो टी क्या बोला? एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड टी लेस देन 5। अब टी मतलब मेरा मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये भी अपन ने सीखा था, हाँ है ना? yes माइनस sir, इन्फिनिटी से लेके 4 यूनियन, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, हाँ है ना? Yes, sir. yes sir, और दूसरी चीज भी टी लेस देन, टी मतलब ग्रेट मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 5। लेस देन 5 मतलब किसके बीच में? -5 से 5, -5 से 5 -5 से 5 के बीच में। वेरी गुड। और इन दोनों का आपस में क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। intersection, इंटरसेक्शन। इनका इंटरसेक्शन अगर आप ले लोगे, एक है -4 4, एक है -5 5। ठीक है, पहला बोल रहा है -4 से उधर और इधर, मतलब यहां से लेके यहां तक और यहां से ना, ये पहला सॉल्यूशन। और दूसरा सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? -5 से 5 के बीच में। ठीक है, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ये वाला। आगे समझ में? yes sir, Yes, sir. ठीक है, अब देखो दो यहाँ पे मॉड्यूलस इनइक्वालिटी सब कुछ है, लेकिन सब में बेसिक यूज हो रहा है। ठीक है, घर पे रिपीट वापस इसको ट्राई करना। ठीक है, ओके। लास्ट पार्ट है, बस इसको समझ लो फटाफट, छोटा सा पोर्शन है, 10 मिनट का और बाकी है, कंप्लीट हो जाएगा अपना लेक्चर आज का। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जैसा पे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा था, वैसे एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में क्या होता है कि बेसिकली जैसे मान लो अगर पॉजिटिव नंबर है, डायरेक्ट समझा रहा हूं मैं, फटाफट देख लो, 2.8, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा? 0.8, 0.8। इसकी बेसिक डेफिनेशन ये है, फ्रैक्शनल पार्ट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, किसी भी एक्स, कोई भी नंबर एक्स है एनी रियल नंबर, उसको लिखना है तो जो भी नंबर एक्स है उसमें से उसका इंटीजर पार्ट माइनस कर दो, उसमें से उसका इंटीजर पार्ट क्या कर दो? माइनस। तो क्या आ जाएगा आंसर आपका? फ्रैक्शनल पार्ट। आ रहा है समझ में? yes sir, Yes, sir. ये बात बेसिक डेफिनेशन ध्यान रखना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज नथिंग बट द एक्स माइनस द इंटीजर पार्ट ऑफ द एक्स। उस एक्स में से उसका इंटीजर पार्ट माइनस कर देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, तो अपने पास आंसर क्या आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। क्लियर है? yes sir, बस अब नेगेटिव में ध्यान रखना, जैसे नेगेटिव में वो माइनस ऑफ सपोज लेगा 2.7, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? देखो ध्यान से, इसको अप्लाई करेंगे। 0.3, हाँ, तो -2.7 में बेसिकली क्या करना? x में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? -3 आएगा। yes sir, क्या आएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर? -3 आएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3। कितना आ जाएगा? 0.3। देखो ध्यान से, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दोगे। yes sir, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.7 पूछा था, तो x की जगह क्या रखेंगे? -2.7। हाँ है ना? yes जहां जहां पे sir, भी x उसकी जगह क्या रख दोगे? -2.7। तो जहां जहां भी x उसकी जगह -2.7 रख दिया। अब -2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी सीखा था अपन ने, -3 होता है। yes sir, तो हो जाएगा -2.7 माइनस माइनस +3, तो ये आंसर आ जाएगा 0.3। तो कभी भी नेगेटिव नंबर आए तो जो भी फ्रैक्शनल पार्ट उसको 1 में से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ये ध्यान रखना है। ये एग्जांपल भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या हो गया? अरे सर थ्री आता है -2.7 कैसे आ गया? कहाँ पे? सर, ये एग्जांपल लिया है। पहले- -2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.3 होगा। सर दूसरा वाला क्वेश्चन, ये दूसरे सेम, वाले। हाँ इसी में तो रखा है, ये बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूले में रखा है, x की जगह -2.7 रखा है, इसी का सॉल्यूशन यहाँ पे किया हुआ, ओके, इसी चीज को यहाँ पे सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अच्छा अगर मान लो सिर्फ इंटीजर होता तो उसका Zero. फ्रैक्शनल पार्ट 0 इंटीजर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? 0 आएगा, Zero. हाँ, है ना? Yes, ठीक है, sir. चलो फटाफट एक रैपिड बता दो, जैसे मान लो -3.8 का फ्रैक्शनल पार्ट,
0.2. 0.2. 0.2. माइनस 11.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5. 0.5. माइनस 12.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3. 8.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7. 0.7. वेरी गुड। ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल भी आपके लिए ले रखे मैंने, घर पे जाके एक बार और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब इस पे आते हैं। अब अगर फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो सीखना है। देखो ध्यान से, क्या इक्वेशन गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू ट्वाइस द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। तो बेसिकली x की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वो निकालना। सॉल्व फॉर x का मतलब क्या है, x के सॉल्यूशन निकालना है, मतलब x की वैल्यू में क्या रखूं जो इसको सेटिस्फाई करे, क्या क्या वैल्यू है x इसके अलाउड है। इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सारा हो सकता है। आप चाहो तो पूरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, या फिर इसको अलग अलग सॉल्व कर लो। दो तरीके इसको सॉल्व करने के, ध्यान समझना। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट हमने पढ़ा, ये आंसर हमेशा 0 से 1 और 1 के बीच में आएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जो x है इसकी डोमेन क्या होगी? सर R. हाँ, डोमेन तो क्या होगी, ऑल रियल नंबर, कुछ भी रखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और रेंज क्या होगी? 0 से 1. 0 से 0 से 1 वो आ 1. सकता है, और 1 पे ओपन ब्रैकेट, मतलब 0 और 1 के बीच में डेसिमल आंसर आएगा। आंसर हमेशा किसके बीच में आएगा? डेसिमल, 0 और 1 के बीच में। और इसका अगर आप ग्राफ भी देखोगे तो ग्राफ इसका पीरियोडिक फंक्शन होता है, मतलब रिपीट करता जाता है। 0 पे वैल्यू 0 होगी, जितने भी इंटीजर है उस पे फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? 0 आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2, उन सब पे आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। और उसके बीच में वैल्यू ऐसे जाएगी, y इक्वल टू x। ये जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है y इक्वल टू x का। क्लियर है? तो ये आपका ग्राफ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। सेम चीज बस रिपीट होती जाती है। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, -1, -2, -3, ये सारे नोट्स में उतार लेना घर जाके आज। और ये y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का एक है ग्राफ। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो इसकी डोमेन और रेंज आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है जिसमें बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। यहाँ से मुझे सॉल्व करके बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। करो ट्राई, चलो एक बार बताओ आंसर क्या आ रहा है इसका। वाइंड अप कर दो, तुमको तो सुनना है, ताकत तो मेरी जा रही है। बस ये लास्ट पार्ट है, बस वाइंड अप कर रहे हैं। बस हाँ, थ्योरी थोड़ी ज्यादा हो गई आज की क्लास में, लेकिन ये जरूरी इसलिए था कि आपके पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये समझ लेते हैं इसको अच्छे से। देखो ध्यान से, अब इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। या तो अपन क्या करें, पूरे को फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर दें, या फिर पूरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। देखते हैं ट्राई करके, कोई भी एक तरीका अपना लेते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और फ्रैक्शनल पार्ट को लिखने का तरीका क्या था? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ प्लस 1। ठीक है, देखते हैं इसको सॉल्व करके। यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। यहाँ पे अब इसको माइनस को इधर भेज देंगे तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1। तो 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1। यहां तक आ गए। अब यहां से अगर आप मुझे सोचना है, x में कंडीशन डेवलप करनी है। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना? लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट अगर मैं सोचूं तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो एक काम करते हैं, इसको फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को वापस क्या लिख सकता हूँ, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं, है ना? Sir.
ठीक है, एक काम करते हैं, इसको पूरे को फ्रैक्शनल पार्ट में कर देते हैं। तो x, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में सॉल्व करने से अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट में अगर आप ला दोगे, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज आसान होती है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को मैंने लिख दिया x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये समझ में आया? सर Yes, sir. ठीक है, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे x आ जाएगा, +1 इधर आके -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहाँ से मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू देखो क्या आ गई, x माइनस 1 होल डिवाइड बाई 3। यहाँ तक समझ में आ गया? सर ठीक है, और अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये जो वैल्यू है ये किसके बीच में लाई करती है? 0 से 1 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ पे मैं कंडीशन अप्लाई कर सकता हूँ कि दिस क्वांटिटी शुड बी ऑलवेज बिटवीन 0 से 1, और ये वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, x माइनस 1/3 विल लाई बिटवीन 0 से 1। 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x माइनस 1 विल बी लाई बिटवीन 0 से लेके 3, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, तो x विल बी लाई बिटवीन 1 से लेके 4। आंसर कितना आएगा? 1 से 4। क्लियर हुआ? तो ज्यादा अच्छा क्या है, आप इसको फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर दो। जब भी दोनों चीज आए और सॉल्व निकालना हो x के लिए, तो पूरे को फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर दो। जो भी फ्रैक्शनल पार्ट की क्वांटिटी आ रही है, इसको 0 से 1 के बीच में कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर Yes, sir. ओके, थक गए आज, मैं भी थक गया हूँ पढ़ाते पढ़ाते, तुम भी थक गए हो पढ़ते पढ़ते। ठीक है, लेकिन आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था, जिन जिन ने भी अटेंड किया उनको बहुत सीखने को मिलेगा। घर जाके वापस से ये सारे एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, रिकैप कर लेना, शॉर्ट नोट बना लेना, जो जो काम की चीजें। इसके बाद जो मैं आज प्रैक्टिस को क्वेश्चन दूंगा वो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, एग्जैक्ट 5 बज गए और करेक्ट टाइम पे अपना लेक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो।